हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो ये है हमारी क्लास नंबर 2 और जिसमें हमने क्लास 1 में क्या पढ़ा था उसका एक छोटा सा भाग देख लेते हैं ताकि आपको आगे पढ़ने में सुविधा हो। ठीक है, तो चलिए, हमने सबसे पहले देखा था समिश्र संख्या को z से प्रदर्शित किया जाता है और उसके बाद उसकी एक इक्वेशन देखी थी z इजिकल टू a प्लस आयोटा b। ये इसका मूल रूप है। आयोटा को फिर हमने देखा था कि आयोटा का मान √-1 होता है, आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, क्यूब का मान माइनस आयोटा होता है, आयोटा की घात 4 का मान 1 होता है और 1 अपॉन आयोटा लिखा होता है तो उसे माइनस आयोटा कर सकते हैं। ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। कुछ भी घात हो उसे 4 से भाग देने पे जो शेषफल बचेगा वो उसके बराबर होता है। वैसे ही हमने ऐसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, राइट। और उसके बाद हमने एक नोट ये देखा था कि लगातार 4 घातें आने पर मान शून्य हो जाता है जब प्लस में हो। ठीक है, जैसे कि ये प्लस में है, लगातार 4 घातें आ रही हैं तो ये शून्य हो रहा है इनका मान। ठीक है, और लगातार 4 घातें अगर गुणे में है तो मान क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। ठीक है, जैसे कि ये गुणे में है तो ये मान -1 हो जाता है। चलिए, फिर हमने ये क्वेश्चन किया था, ये एक पद है, यहाँ पे सिग्मा दे रखा है, इसमें बार बार n बराबर 1 लिखना था, फिर प्लस करके n बराबर 2 करना था। ऐसे करते करते हमें 13 तक जाना था और उसके बाद हमने ये ऐसे इसको सॉल्व किया है। ठीक है, अब चलते हैं कि जो हमारी सम्मिश्र संख्या है उनको प्रॉपर तरीके से कैसे लिखा गया है, वास्तविक संख्या कौन सी है, इमेजिनरी नंबर ऑफ z कौन सा है वगैरह सब हमने यहाँ पे पढ़ा। ठीक है, और हमने देखा कि शुद्ध काल्पनिक हमें चाहिए तो किस प्रकार से हमें a बराबर 0 करना पड़ेगा, शुद्ध वास्तविक चाहिए तो b बराबर 0 करना पड़ेगा और सम्मिश्र संख्या को क्रमिक के रूप में लिखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रॉपर तरीके से पढ़ी हैं। ठीक है, संयुग्मी क्या होता है, जब z बराबर a प्लस आयोटा b होता है तो आयोटा के आगे वाला चिन्ह बदल जाता है तो वो क्या हो जाता है, संयुग्मी हो जाता है। संयुग्मी के कुछ गुणधर्म हमने देखे थे, ये कुछ 9 गुणधर्म थे, उसमें से 9वां जो था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। ठीक है, और ये था z डॉट z का बार इजिकल टू मॉड्यूलस z का स्क्वायर। ठीक है, अभी सम्मिश्र संख्याओं की जोड़ बाकी गुणा हमने देखा था कि किस प्रकार से भाग कैसे करना है, परिमेयकरण करके भाग किया जाता है सम्मिश्र संख्याओं का। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने देखे थे, जैसे कि ये क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे कुछ क्वेश्चन हमने देखे थे। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन हमारा ये था कि थीटा का मान ज्ञात करना, और थीटा का मान व्यापक रूप में हमने ये वाला ज्ञात किया था और एक नॉर्मल रूप में थीटा का मान हमने ये ज्ञात किया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको एक चीज़ और रिपीट कराना चाहता हूँ, क्योंकि आगे 2-4 क्वेश्चन हमारे पास ऐसे हैं ना जिसमें आपको कैलकुलस की थोड़ी सी हेल्प लगेगी। ओके, क्योंकि कराना ज़रूरी है, टॉपिक चल रहा है तो फिर कराना ज़रूरी है। ठीक है, तो व्यापक मान के कुछ समीकरण में बता रहा हूँ, 2 समीकरण आपको बता रहा हूँ, बस वो थोड़ा सा दिमाग में फिट कर लेना। ठीक है, व्यापक मान समीकरण, पहली समीकरण है cos थीटा इजिकल टू cos एल्फा हो तो व्यापक मान थीटा का क्या होगा, 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। ओके, जब साइन थीटा इजिकल टू साइन एल्फा हो तो थीटा का मान n पाई प्लस माइनस किया 1 की घात n एल्फा। ठीक है, इन दोनों, बस अभी इन दोनों की ज़रूरत है हमें। ये पहले वाले क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत थी, आने वाले क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो बस ये दोनों थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है ये, क्योंकि साइन और कॉस थीटा के जो भी ये व्यापक मान है ना वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने पड़ेंगे, ये आगे जाके बहुत काम आएंगे आपके, और कैलकुलस हम पढ़ेंगे तब इसे बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारे लिए हम स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से। चलिए, क्वेश्चन ये है, थीटा के किस मान के लिए 2 + 3 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 - 2 आयोटा साइन थीटा शुद्ध काल्पनिक होगा। शुद्ध क्या होगा, काल्पनिक होगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। अभी आपको पता है क्या करना है। देखो, शुद्ध काल्पनिक है मतलब कि मुझे a बराबर 0 लिखना है आगे जाके, तब मेरा आंसर मुझे मिलेगा। लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना होगा, इनका परिमेयकरण करना पड़ेगा, तब जाके मैं सवाल में आगे बढ़ पाऊँगा। परिमेयकरण कैसे करते हैं सबको पता है, हर का चिन्ह बदल के फिर उसे गुणा कर देना है ऊपर नीचे। तो मैंने 1 + 2 आयोटा साइन थीटा का गुणा ऊपर नीचे कर दिया। ठीक है, मतलब 2 का गुणा, इस 2 का जो गुणा है वो मुझे 1 के साथ करना है, तो मुझे क्या मिल गया, 2 मिल गया। इस 2 का गुणा मुझे 2 आयोटा साइन थीटा के साथ करना है, प्लस का है तो ये 4 आयोटा
साइन थीटा हो गया। अब 3 आयोटा साइन थीटा का गुणा 1 के साथ करना है, तो 3 आयोटा साइन थीटा हो गया, और 3 आयोटा साइन थीटा का गुणा इनके साथ करना है, तो 6 आयोटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और फिर बटे में नीचे a का स्क्वायर 1, ठीक है, और बाकी माइनस में 2 का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मैंने फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। अब चलिए इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 2 को तो 2 ही रहने देता हूँ मैं, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है इसे मैं जोड़ देता हूँ, ये कितना हो गया 7 आयोटा साइन थीटा, और इस चीज़ को आयोटा स्क्वायर को क्या लिखते हैं हम -1, ठीक है, तो -6 साइन स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आयोटा स्क्वायर का मान -1 है, ठीक है। बाकी हम लोग इसे एज इट इज़ यहाँ पे लिख देते हैं। अब मुझे क्या करना है, आयोटा वाली संख्या अलग कर देनी है और जो वास्तविक संख्या है उससे अलग कर देनी है, ठीक है। तो क्या इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं अलग कर देता हूँ, ठीक है, और प्लस का 7 आयोटा साइन थीटा अलग से यहाँ पे लिखा है मैंने, और नीचे मैंने लिख दिया 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। चलिए अब अलग करने का टाइम आ गया है। अब मैं इसे 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, प्लस का 7 साइन थीटा अपन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा और आयोटा। अब मुझे यहाँ पे दे रखा है शुद्ध काल्पनिक होना चाहिए, मतलब कि a बराबर मेरा 0 होना चाहिए। वास्तविक संख्या कौन सी है, मेरा ये वाला है, इसको मुझे = में 0 लिखना है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा = मैंने 0 कर दिया। प्रश्नानुसार यहाँ पे लिखना है, क्योंकि प्रश्नानुसार a बराबर 0, ओके। अब देखो वज्र गुणा करेंगे, नीचे वाली संख्या 0 के साथ गुणा करेंगे पूरा 0 हो गई, और ये वाली संख्या एज इट इज। अब यहाँ से मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा = 0। यहाँ पे मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा = 0, ओके। अब मुझे ये बताइए, कोष्टक गलत जगह डाल दिया मैंने, वेट, ये जो कोष्टक है वो यहाँ आएगा। अब मुझे बताइए 2 को मैं नीचे ले जाऊँगा, ये तो 0 ही रहेगा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा = 0। तो क्या मैं इस माइनस का जो 3 साइन स्क्वायर थीटा उसको इस तरफ ले जाऊँ, तो हाँ, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा = 1। जब इसको मैं इधर ले जाऊँगा तो ये प्लस का हो जाएगा, फिर इसको मैं इधर लिखूँ या इधर लिखूँ, बात एक ही है, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा = 1/3 लिख सकता हूँ, और साइन थीटा का मान मैं √1/3 लिखूँगा, तो मुझे क्या मिलेगा, साइन थीटा = 1/√3, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, √1/√3 किसका मान होता है, किसी का मान होता है क्या, नहीं होता है, ठीक है। तो थीटा का मान मैं साइन को इस तरफ लेके जाऊँगा, तो साइन इनवर्स 1/√3 थीटा का मान आएगा, क्या आएगा, थीटा का मान ये आएगा। क्यों, क्योंकि जब हम त्रिकोणमिति वाली जो भी आपने देखा था कैलकुलस में, कि जब आप 10th क्लास में से 11th क्लास में, तो आपको बताया गया था साइन थीटा का 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है, 30 डिग्री का मान 1/2 3, ठीक है। तो इस टाइप से आपको पता था कि ऐसे मान आपको निकालने पड़ रहे थे, राइट। तो इसमें 1/√3 कहीं पर नहीं आता है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, जो मेरा साइन था उससे मैंने पक्षांतरण करके इन्वर्स में ले लिया, और थीटा का मान मैंने निकाल दिया, और थीटा का मान मेरा यहीं से स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं व्यापक मान यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। अब थीटा का मान मुझे ऐसे लिखना होगा। चलिए आगे बढ़ते, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं कर रहा है, जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। आगे चलते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। यदि x + आयोटा y की घात 1/3 = a + आयोटा b हो,
तो x अपन a प्लस y अपन b का मान क्या होगा। अब आप थोड़ा सा टेंशन में आ रहे होंगे कि सर ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो बहुत अलग सा लग रहा है। बस जो दे रखा है ना उसको एक बार फोकस करो। अगर मैं इस 1/3 का पक्षांतर इस तरफ करता हूँ ना, तो मुझे ये क्या मिलेगा पता है, यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, क्यूब हो गया। अब आपको एक सूत्र पता होना चाहिए, चूँकि a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे लगा दूंगा। तो x प्लस आयोटा वाई का मान क्या हो जाएगा, a का क्यूब प्लस आयोटा क्यूब b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर आयोटा b प्लस 3a आयोटा का स्क्वायर b का स्क्वायर। कुछ नहीं किया है, जैसे ये मैंने बोला यहाँ पे a बराबर मेरे पास a है और b बराबर आयोटा b है। ठीक है, बस इधर पुट कर दिया है इसको और मुझे ये मिला। ठीक है, अब चलिए x प्लस आयोटा y का मैं लिख सकता हूँ a क्यूब, ये क्या हो गया माइनस का जो आयोटा क्यूब है उसका मान क्या होता है, माइनस का आयोटा b क्यूब। ठीक है, ये एज इट इज़ रहेगा। आयोटा को मैं आगे ले लेता हूँ, 3a स्क्वायर b। ठीक, ये आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या होता है, माइनस का 1। तो यहाँ पे मैं एक लिख सकता हूँ 3ab स्क्वायर। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अभी मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं इस फॉर्म में लेके आता हूँ। तो जो पहले वास्तविक संख्या है उनको सबको मैं आगे ले लेता हूँ। ठीक है, और जो आयोटा वाली संख्या उनको मैं पीछे ले लेता हूँ, माइनस का आयोटा b क्यूब। ठीक है, अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मुझे इस फॉर्म में बनाना है इसे। तो मैं एक काम करता हूँ, कोष्टक का यूज़ करता हूँ। ये पूरा मेरा बन गया x, और आयोटा को अगर मैं बाहर ले लूँ तो ये पूरा मेरा बन जाएगा y। देखिए एज इट इज़ है, x का मतलब ये हो गया x प्लस आयोटा का आयोटा और इसका मान हो गया y, एज इट इज़ आ गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंपेयर कर सकता हूँ, इसको कहते हैं कंपेयर करना। कंपेयर कैसे करना है, x की वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल रही है a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, और y की वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल रही है 3a स्क्वायर b माइनस b क्यूब। ठीक है, अब मुझे ज्ञात क्या करना है, देखिए x अपन a प्लस y अपन b। ठीक है, मुझे ये ज्ञात करना है। तो चलिए मैं यहाँ से a कॉमन ले सकता हूँ, a कॉमन लेके मैं x के नीचे डाल दूंगा तो x अपन a मुझे मिल जाएगा, और b यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, b को यहाँ नीचे डाल देता हूँ तो फिर y अपन b मिल जाएगा। बस अब जो भी मुझे आंसर मिलेगा उसको मैं जोड़ दूंगा। चलिए ये हम आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारे रफ पोजिशन में x बराबर a को मैं कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से a को मैं कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया, a स्क्वायर माइनस 3b का स्क्वायर, ये बच गया। और y इज इक्वल टू b को मैं कॉमन ले रहा हूँ, 3a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पे x अपन a कर देता हूँ, a को मैं यहाँ नीचे ले गया x के, मुझे क्या मिला, a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, इसे समीकरण 1 कर देता हूँ, और y अपन b कर देता हूँ, इस b को मैं यहाँ नीचे लेके गया हूँ, y अपन b को 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसको समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पे प्रश्नानुसार, क्यों, क्योंकि मुझे दे रखा है कि मुझे ये जोड़ना है। ठीक है, तो x अपन a प्लस y अपन b, तो जोड़ दो x अपन a का मान a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस y अपन b का मान 3a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए a स्क्वायर को a स्क्वायर के साथ जोड़ देंगे तो 4a स्क्वायर, और माइनस के साथ जुड़ जाएगा तो माइनस का 4b स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे 4 को कॉमन ले लेता हूँ, मुझे आंसर क्या मिला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो अब पता चला कि x प्लस a, x अपन a प्लस y अपन b का मान कैसे निकला। देखो ये अगर कंडीशन बता रहे हैं ना, कुछ ना कुछ यहाँ पे कंडीशन बताई है ना, तो इसको सॉल्व करने के बाद ही आगे का रास्ता आपको पता चलेगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मुझे नहीं पता था कि मैं आगे जाके क्या करूँगा, बट मैं जैसे यहाँ पे आया ना, मुझे रास्ते दिखने लगे तो फिर मैं आगे बढ़ने लगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस रहेगी। ये क्वेश्चन अभी मैंने 3 से 4 मिनट में सॉल्व किया है, आप 1 मिनट में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा ये कंपेयर वाली चीज़ आपको समझ में आई, कंपेयर कैसे होता है। एक चीज़ ध्यान रखना, देखो तुलना कह सकते हैं
कंपेयर कह सकते हैं या फिर तुलना कर सकते हैं। तुलना तभी कर सकते हैं हम जब z1 बराबर z, मतलब एक ही फॉर्मेट में हो और बीच में बराबर हो। अगर यहाँ पे ऐसा दे रखा है ऐसा, तो इसकी तुलना इसके साथ नहीं कर सकते, ना ही इसकी तुलना इसके साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि हमेशा बराबर का चिन्ह बीच में आना चाहिए। ठीक है, और सेकंड चीज़ ये कि अगर z बराबर a प्लस आयोटा b है, ठीक है, और a प्लस आयोटा b कुछ भी लिखा है 3 प्लस आयोटा b आयोटा 4, ठीक है, तो मैं रियल पार्ट की तुलना सिर्फ रियल पार्ट के साथ कर सकता हूँ और इमेजनरी पार्ट की तुलना सिर्फ इमेजनरी पार्ट के साथ कर सकता हूँ। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये उतारने की चीज़ नहीं है। हम लोग अब अगला टॉपिक देखते हैं कि आगे क्या किया जाए। चलिए कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, थोड़ा सा आपके दिमाग को शांत करते हैं। ठीक है, अच्छा आपको एक चीज़ पता है क्या, जैसे कि यहाँ पे थीटा दे रखा है। अब आप जब क्वेश्चन आएगा ना आपके सामने तो क्या होगा पता है, आपको प्रॉपर तरीके से ऑप्शन मिलेंगे। किस ऑप्शन मिलेंगे, देखो मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना रहा हूँ, चलिए रहने दीजिए कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन लिखा होगा और आपको ऑप्शन मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए पाई, ऑप्शन नंबर बी 2 पाई, ऑप्शन नंबर सी π/3, ऑप्शन नंबर डी 5/2। आप आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे π/2 रखूँ, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा पता है आपको। अगर इस क्वेश्चन में मैं थीटा बराबर π/2 रख दूँ तो मुझे वापस क्या मिलेगा, देखिए अगर मैं यहाँ π/2 रख दूँ तो मुझे cos π/2 का मान तो 0 होता है, तो ये तो पूरा 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, मुझे मान क्या मिल गया 1, जो क्या है शुद्ध वास्तविक। अभी मैं π/3 रखूँगा, 2 पाई रखूँगा, पाई रखूँगा तो ये शुद्ध वास्तविक मुझे नहीं मिलेगा। मतलब कि ये है कि मुझे शुद्ध वास्तविक मिलना चाहिए π/2 रखने पे। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन को भी हल कर सकते हैं ऑप्शन से। और ये मैं जब रिवीजन क्लासेस लूँगा ना तो आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि ट्रिक से इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा ट्रिक को साइड में ही रखना है और आगे बढ़ना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने बड़े लेंदी क्वेश्चंस नहीं है। यहाँ पे पाई का मान अगर मैं ये लिख देता हूँ थीटा का मान, तो मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ काल्पनिक ही मिलेगा। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ईजी तरीके से। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। यदि x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b अपन a माइनस आयोटा b हो तो x अपन y का मान ज्ञात करें। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आगे मुझे प्रॉपर तरीके से एक सम्मिश्र संख्या का वेरिएशन मिल रहा है ना, तो मुझे क्या करना है, अब मुझे यही पता होना चाहिए कि मुझे आगे जाके इनको कंपेयर करना है। कहीं ना कहीं कंपेयर करने के लिए ही ये दे रखा है, वरना ये डायरेक्टली ऐसा इक्वेशन दे देता। ये दे रहा है तो आपको दिमाग भगाना है कि मुझे आगे जाके कंपेयर करना पड़ेगा, तब जाके मुझे x अपन y मिलेगा। ठीक है, तो चलिए x प्लस आयोटा y इनको कंपेयर करने के लिए मुझे सबसे पहले रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा और उसके बाद ये सोल्व हो जाएगा। ठीक है, रेशनलाइजेशन करने के लिए चिन्ह बदल के, हर का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा में कर देता हूँ। मुझे क्या मिलेगा, इधर a का स्क्वायर प्लस a का आयोटा b के साथ आयोटा ए बी प्लस आयोटा b का a के साथ प्लस आयोटा ए बी प्लस और आयोटा b का आयोटा b के साथ आयोटा स्क्वायर b का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर माइनस का आयोटा स्क्वायर b का स्क्वायर। चलिए आगे हमें क्या मिलेगा, a का स्क्वायर तो ये हो गया और b का स्क्वायर मैं अलग से कर देता हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है ना, तो मैं -1 कर दिया इसको डायरेक्ट और आगे ले लिया इसको सीधा। ठीक है, और ये कितना हो गया, प्लस 2ab आयोटा, नीचे a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर कर देता हूँ मैं, ताकि क्या कि ये माइनस हो गया तो ये प्लस का बन जाएगा। ठीक है, -1 लिखेंगे आयोटा स्क्वायर की जगह तो ये प्लस का बन जाएगा। चलिए अब मुझे एक काम करना है, यहाँ पे x प्लस आयोटा y की फॉर्म में मैं इसे लिखूँ तो मुझे क्या लिखूँगा, ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस 2ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और आयोटा। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ x की वैल्यू क्या दे रखी है, ये दे रखी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और y की वैल्यू क्या दे रखी है 2ab अपन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आयोटा को नहीं लिखना है इसमें, ठीक है, आयोटा तो अलग से ही है, इधर भी और इधर भी। अब मुझे क्या दे रखा है, प्रश्नानुसार मुझे x अपन y का मान ज्ञात करना है, तो मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2ab अपन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ आगे,
ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको मैं ऊपर ले आता हूँ, इंटू में आ जाएगा और उलट देंगे इसको, ठीक है। ये हो जाएगा, ये जब ऊपर आएगा तो ये पलट के ऊपर आ जाएगा और ए स्क्वायर वाला ऊपर आ जाएगा और 2ab नीचे चला जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से ये कट गया सेम टू सेम और मुझे क्या मिल गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन 2ab। चलिए तो ये क्या है, हमारा आंसर है इज इक्वल टू एक्स अपन वाई, ठीक है। एक्स अपन वाई का मान मुझे क्या मिल गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन 2ab। चलिए आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस और करने की कोशिश करते हैं। कुछ इजी क्वेश्चन देता हूँ, चलिए कुछ इजी क्वेश्चन करते हैं। यदि a प्लस 2b प्लस आयोटा 3a माइनस b बराबर 8 प्लस 3 आयोटा है, तो a व b का मान क्या होगा। चलिए आपको एक चीज़ पता चली इसने जब ये दे रखा है ना, तो पहले से बोल रखा है कि भाई साहब मैंने ऑलरेडी इसको कंपेयर करने के लिए दिया है, तो मैं ये लिख सकता हूँ, देखो इसका मान 8 होगा वास्तविक का वास्तविक के साथ और काल्पनिक का काल्पनिक के साथ, तो मैं ये लिख सकता हूँ इधर a प्लस 2b इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 1, और फिर लिख सकता हूँ 3a माइनस b इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। चलो अब मुझे a और b का मान ज्ञात करना है, तो मेरे लिए ईजी है, मैं क्या करूँगा, a और b को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, a प्लस 2b इज इक्वल टू 8, और एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 में मैं क्या करता हूँ कि 2 का गुणा कर देता हूँ, तो b सेम हो जाएगा, ठीक है। 6a माइनस 2b इज इक्वल टू 6। यहाँ पे इक्वेशन 2 में मैंने 2 का गुणा इसलिए किया ताकि ये इस इक्वेशन के बराबर कोई भी एक, मैं यहाँ पे 3 का गुणा करता तो भी चल जाता, फिर ये दोनों सेम हो जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी हो जाए। और सॉल्व करना है तो मैं ये कह सकता हूँ 7a होगा इधर, 7a इज इक्वल टू कितना होगा ये 14, तो a बराबर क्या मिल जाएगा मुझे 2, ठीक है। अब इस a की वैल्यू, a का मान समीकरण 1 में रखने पे, समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2b इज इक्वल टू 8, a का मान क्या है 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 8, 2b इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 3। तो हमें मिल गया यहाँ पे a का मान आंसर में और b का मान भी आंसर में मुझे मिल गया, ठीक है। तो बस ये चीज़ें। अब यहाँ पे अगर ऑप्शन आते, ऑप्शन में आपको क्या दे रखा होता है, a बराबर 2 3, b बराबर 3 2, c बराबर दे दे, d बराबर दे दे। ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पे। अगर आप a की वैल्यू यहाँ पे 2 रख देते, ठीक है, और यहाँ पे b की वैल्यू 3 रख देते, ठीक है, ये इस क्वेश्चन में, तो आपको ये वाली चीज़ मिल जाती वापिस, तो आपका ये आंसर सही था, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन से करने की कोशिश करनी है, ठीक है। लेकिन मेथड क्या होता है ना, मेथड कहीं ना कहीं ईजी लगने लगता है, कब, जब आपको चीज़ें समझ में। अब आप देखो कि ये ऑप्शन में मैं रखूँ, मैं इतना दिमाग लगाऊँ, उससे था कि मैं डायरेक्ट कंपेयर करके निकाल लूँ आंसर। बात तो एक हो रही है, यहाँ पे कैलकुलेशन बढ़ रही है मेरी, यहाँ पे मेरी कैलकुलेशन बढ़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे बस ये कि मुझे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बस इतना सा है, ठीक है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ट्रिक वाली चर्चा हम लोग वन शॉट में करेंगे, भरपूर करेंगे। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूँ मैं, ताकि आपको समझ में आएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम टॉपिक चेंज करेंगे थोड़ा सा। देखिए जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे हम लोग टॉपिक के साथ, जितना कवर हो जाए उतना बेस्ट है। यदि x प्लस आयोटा y 2 माइनस 5 आयोटा 21 प्लस 9 आयोटा का संयुग्मी हो, तो x व y का मान क्या होगा। देखिए अगर यहाँ पे आपको ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए बी सी, उन दोनों ऑप्शन में x और y के मान यहाँ पे लिख दो और उसका मान, अब देखो आना क्या चाहिए इसका संयुग्म में, मतलब कि 21 माइनस 9 आयोटा। अगर ऑप्शन का मान यहाँ पुट करने के बाद, अगर इनको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर अगर ये आता ना, तो आपका ऑप्शन वो करेक्ट था, ठीक है। हाँ लेकिन प्रॉपर मेथड के साथ चलेंगे हम लोग, ठीक है, प्रॉपर मेथड के साथ हम लोग चलने वाले हैं। तो चलिए हम यहाँ लिखेंगे x प्लस आयोटा y
2 माइनस 5 आयोटा इजिकल टू 21 माइनस 9 आयोटा, क्योंकि इसका संयुग में बोला है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली ये लिख रहा हूँ। पहले इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, x का गुणा 2 के साथ 2x, x का गुणा माइनस 5 आयोटा के साथ, आयोटा y का गुणा 2 के साथ, आयोटा y का गुणा माइनस 5 आयोटा के साथ इसका। ठीक है, इजिकल टू 21 माइनस 9 आयोटा। ठीक है, अब मुझे बताओ 2x माइनस का 3x आयोटा प्लस का 5y इजिकल टू 21 माइनस 9 आयोटा है। ठीक है, अब इसको मैं जो रियल नंबर है उसको मैं साथ में लेके आ जाता हूँ और बाकी जो आयोटा वाले नंबर उसको अलग से लेके आ जाता हूँ। तो अब मुझे ये बताइए, आपको कुछ दिख रहा है? यहाँ से मैं क्या करूँगा, कंपेयर कर देता हूँ। मुझे यहाँ पे एक इक्वेशन 2x प्लस 4y इजिकल टू 21 मिली और यहाँ पे 3x बराबर मुझे 9 मिला, सॉरी माइनस का 9 मुझे मिलेगा। ठीक है, अब मुझे ये बताइए मैं इसको आगे कैसे सॉल्व करूँ। थोड़ी सी गड़बड़ हमने यहाँ पे कर दी है, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। एक गड़बड़ हो चुकी है, हमने ध्यान नहीं दिया। तो देखो, ये तो अच्छा हुआ गलती पकड़ में आ गई, वरना सोचते रह जाते। यहाँ पे 5x, यहाँ पे 2y है ना, तो इसको हमने घटा कैसे दिया फिर। चलिए, यहाँ पे 5x, एक काम करते हैं, रियल नंबर्स को पास में ले आते हैं, प्लस का 5y तो ऐसे ही हो गया और माइनस का 5x आयोटा प्लस का 2y आयोटा और इक्वल टू 9 आयोटा। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, 2x प्लस 5y को अलग कोष्टक में बंद कर देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे प्लस में ले लेता हूँ और आयोटा को बाहर निकाल देता हूँ। मैं यहाँ पे माइनस 5x प्लस का 2y कर सकता हूँ और ये मुझे 21 माइनस आयोटा मिल गया। ठीक है, अब मुझे ये पता चल गया कि 2x प्लस 5y इजिकल टू 21 है। ठीक है, और माइनस 5x प्लस 2y मेरे पास माइनस का 9 है। ये क्वेश्चन नंबर मेरा समीकरण नंबर 2 हो गई। अब एक काम करता हूँ, कोई भी एक चीज़ मुझे सेम करनी पड़ेगी, या तो x मुझे सेम करना पड़ेगा या फिर y सेम करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1 का गुणा 2 के साथ करना पड़ेगा और समीकरण 2 का गुणा 5 के साथ करना पड़ेगा। चलिए, इसको मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, 1 का गुणा 2 के साथ 4x प्लस 10y इजिकल टू 42 और 5 का गुणा करना है माइनस 25x प्लस 10y इजिकल टू माइनस 45। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, चिन्ह बदलने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे चिन्ह सबके बदले हमने। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, 29x इजिकल टू 87। तो मैं कह सकता हूँ x इजिकल टू 87 अपॉन 29 और 29 को 3 बार बोलेंगे तो हमें 87 मिल जाएगा और x का मान हमें क्या मिल जाएगा, 3। और x का मान समीकरण नंबर 1 में मैं रखता हूँ। समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 5y इजिकल टू 21, 2 इंटू 3 प्लस 5y इजिकल टू 21, ये 6 हो गया, प्लस 5y इजिकल टू 21, 5y इजिकल टू, यहाँ पे मैं 15 करता हूँ और y का मान भी मुझे क्या मिल गया, 3 मिल गया। तो हम कह सकते हैं x इजिकल टू 3, y इजिकल टू 3 हमें मिला, तब जाके इसका मान इसका संयुग में प्राप्त हमें होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन इजी है, सिर्फ देखना है कि कहाँ पे कंपेयर करना, कहाँ नहीं करना है। अगर डायरेक्ट ये ऑप्शन दे रखा होता x बराबर 3 y बराबर 3, बस इसमें पुट कर दो, आपको इसका संयुग में प्राप्त हो जाता, वही आपका आंसर होता। चलिए, अब टॉपिक को थोड़ा सा चेंज करते हैं और थोड़ा हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट में जाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट हमें और पढ़ने हैं। चलिए, संक्रिया गुणधर्म क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, जो संक्रिया हमने करी है, जोड़ बाकी गुणा भाग, उनके गुणधर्म कुछ हैं जो आपने पहले पढ़ रखे हैं। अभी मैं लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला गुणधर्म है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय गुणधर्म, ये गुणधर्म ये कहता है कि Z1 प्लस Z2 अगर मैं करूं तो वो बराबर होगा अगर मैं Z2 प्लस Z1 करूं। ठीक है, या फिर Z1 का डॉट Z2 के साथ करूं वो बराबर होगा Z2 का डॉट मैं 1 के साथ करूं। ठीक है, ये क्रम विनिमयता का
एक गुण है। दूसरा साहचर्य गुणधर्म, इसके लिए मैं ऐसा कर सकता हूँ, अगर Z1 प्लस Z2 कोष्टक में बंद करके Z3 कर रहा हूँ तो इसको मैं Z1 को बाहर करके Z2 प्लस Z3 करूँ तो भी इसका मान इसके समान ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ Z1 का गुणा Z2 के साथ करूँ, फिर उनका जो गुणा होता है वो Z3 के साथ करूँ, वो बराबर होगा अगर Z1 को अलग गुणा करके मैं Z2 का साथ में गुणा करूँ फिर आए। ठीक है, बात एक ही है। ये ऐसा कहता है कि अगर मैं ऐसे करूँ या फिर ऐसे करूँ, बात एक ही है। ठीक है, ये इनका गुणधर्म है, एक बंटन गुणधर्म होता है। ठीक है, उसमें Z1 का गुणा अगर मैं Z2 प्लस Z3 के साथ करूं वो बराबर होगा यदि Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 हो। ठीक है, मतलब इसका गुणा इसके साथ प्लस इसका गुणा इसके साथ, बस वही तो क्या है ये। लेकिन ये बंटन गुणधर्म है। Z1 प्लस Z2 का गुणा Z3 के साथ करूं तो मैं कह सकता हूं Z1 Z3 प्लस Z2 Z3। ठीक है, तो ये कुछ गुणधर्म आपको समझ में आ गए होंगे। ये 3 गुणधर्म आपको थोड़ा सा देखो ध्यान में रखो या ना रखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस ये चीज़ें कि जो बेसिक मैथ है ना वही यहाँ पे अप्लाई की गई है। तो बेसिक मैथ का नॉलेज आपको थोड़ा सा होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपका बात कर रहा हूँ अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो हमने जोड़ बाकी गुणा किए थे उसमें से 2 चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि जोड़ और गुणा, इनके तत्समक होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कैसे तत्समक क्या होते हैं, तत्समक अवयव क्या होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको नोट करना है योग संक्रिया का तत्समक, या फिर कह सकते हैं तत्समक अवयव 0 होता है। और अगर अपन इक्वेशन के बारे में बात करते हैं, z बराबर a प्लस आयोटा b है, अगर यहाँ पर भी 0 हो जाए यहाँ पर भी 0 हो जाए तो ये इसका तत्समक कहलाएगा। तत्समक इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा 0। ठीक है, और एक और गुणन संक्रिया का तत्समक अवयव 1 होता है। अच्छा, ये तत्समक क्या होता है अब मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या। एक बार इसकी इक्वेशन लिख देते हैं, 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा। ओके, अब ये क्या है, ये मैंने क्या लिखा है आपको समझ में नहीं आया होगा। तो जैसे कि एक नॉर्मल संख्या की बात करते हैं 3, अब जोड़ संख्या की बात कर रहे हैं, योग संक्रिया की। अगर 3 में मैं 0 जोड़ूँ ना तो मुझे वापस 3 मिलेगा। मतलब कि इसमें ऐसा क्या जोड़ा जाए, दी गई संख्या में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि मुझे एज इट इज़ वापस वही संख्या मिले। तो जोड़ के लिए जो तत्समक अवयव होता है वो हमेशा 0 होता है। 0 को आप सम्मिश्र संख्या में जोड़ दो या फिर किसी भी संख्या में जोड़ दो, हमेशा वही संख्या हमें रिटर्न प्राप्त होगी। ठीक है, और गुणन संक्रिया क्या होता है, गुणन संक्रिया में आप जैसे कि 3 है उसके साथ 1 का गुणा करूँगा मुझे वापस से 3 मिलेगा। मतलब है यही चीज़, लेकिन गुणा करने पर ऐसी क्या संख्या का मैं गुणा करूँ कि मुझे वापस से वही संख्या मिले। तो 1 का गुणा मैं किसी के भी साथ करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, वापस से एज इट इज़ वही संख्या मिल जाएगी, चाहे वो सम्मिश्र संख्या हो या फिर चाहे वो क्या हो, एक तरीके से कोई अदर संख्या हो। ठीक है, तो ये उनकी इक्वेशंस हैं। अगर तत्समक को जोड़ना है तो फिर इस तरीके से जोड़ेंगे, गुणा करना है तो फिर इस तरीके से हम इनका गुणा करेंगे। ठीक है, चलो अब आपको ये पता होना चाहिए, हम बात करेंगे अब योज्य प्रतिलोम की, या फिर इसे हम लोग कह सकते हैं ऋणात्मक। ठीक है, तो z का योज्य प्रतिलोम माइनस z होगा। योज्य प्रतिलोम ये होता है जैसे कि कोई संख्या है, जैसे कि 3 है, अब इसका मुझे योज्य प्रतिलोम निकालना है तो ऐसी क्या संख्या में जोड़ूं या घटाऊं जिससे मुझे 0 प्राप्त हो। ठीक है, तो मैं इसमें -3 जोड़ दूं। ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो अगर 3 को मैं z लिखूं और यहाँ पे 3 को मैंने z लिखा तो क्या आया, z और -z। तो इसलिए कहते हैं कि z का जो योज्य प्रतिलोम होता है वो माइनस का z होता है। ठीक है, क्यों, z प्लस
माइनस का z इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त, योज्य प्रतिलोम में हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, 0। ठीक है, और 0 क्या है, योग संक्रिया का तत्समक अवयव है। तो एक नॉर्मल डेफिनेशन इसकी ये होती है कि हम ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि हमें तत्समक अवयव प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो इसका एक सीधा सा फंडा ये होता है। अब गुणन का क्या होता है ये बताइए, गुणन प्रतिलोम, या फिर इसे हम लोग कह सकते हैं प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं हम z का गुणन प्रतिलोम 1/z या z की घात -1 कर सकता हूँ, ये ऊपर आ जाएगा z, तो z की घात -1 होगा। अब मुझे ये बताइए कि गुणन प्रतिलोम का तत्समक अवयव कौन सा है, एक होता है, यहाँ पे हमने लिखा है। तो हमने क्या बोला था कि अगर z को z के 1/z के साथ गुणा करें हमें क्या मिलेगा, 1 मिलना चाहिए। यहाँ पे हमें तत्समक अवयव मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसा क्या गुणा करें कि हमें यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। तो इसके लिए हमें 1/z से गुणा करना पड़ेगा, तो ये कट जाएगा, तो हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आया होगा कि योज्य प्रतिलोम वो होता है कि हम ऐसी संख्या के साथ क्या जोड़े कि हमें तत्समक अवयव प्राप्त हो जाए, और गुणन प्रतिलोम के साथ ऐसी संख्या के साथ हम क्या गुणा करें कि हमें उसका तत्समक अवयव प्राप्त हो जाए। ठीक है, और एक चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट ये है कि गुणन प्रतिलोम, ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए आपको कि प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, तो प्रतिलोम का मतलब गुणन प्रतिलोम की बात कर रहा है वो। योज्य प्रतिलोम के लिए कभी भी सिर्फ प्रतिलोम का यूज़ नहीं होगा, या तो वो ऋणात्मक ज्ञात कीजिए ऐसा बोलेगा, या फिर योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए ऐसा बोलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी है, सिर्फ प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, गुणन प्रतिलोम। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ। चलिए मुझे बताइए z बराबर 2 - 5 आयोटा का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करें। सॉल्यूशन, अगर z बराबर 2 - 5 आयोटा है, और तो अब मुझे क्या करना है, योज्य प्रतिलोम कैसे ज्ञात करते हैं, माइनस का z मुझे चाहिए। तो ये जो संख्या दे रखी है उसके आगे मैं माइनस का चिन्ह लगा दूं। ठीक है, तो माइनस का z मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस का 2 और प्लस का 5 आयोटा। अब मैं क्या करता हूँ, इसका, अब आप इन दोनों को जोड़ेंगे ना, z प्लस -z को जोड़ेंगे ना, तो आपको हमेशा 0 प्राप्त होगा। क्लियर सी चीज़, आप जोड़ के भी देख लेना। तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -z, ये होगा इसका योज्य प्रतिलोम। ठीक है, जैसे गुणन प्रतिलोम का एक कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि z बराबर 3 - 7 आयोटा का गुणन प्रतिलोम ज्ञात करें। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। अगर z बराबर 3 - 7 आयोटा दे रखा है तो मुझे क्या ज्ञात करना है, z का इन्वर्स ज्ञात करना है। तो 1/z क्या हो जाएगा, 1/3 - 7 आयोटा। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, इसको हमें आगे सोल्व करना पड़ेगा। क्यों, नीचे आयोटा नहीं होना चाहिए। एक काम करिए, इसका परिमेयकरण कर दीजिए, 3 + 7 आयोटा, 3 + 7 आयोटा से दोनों ओर गुणा कर देते हैं। ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा, 3 + 7 आयोटा, और नीचे a² b² का फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, a² मतलब 9, माइनस का b² कितना हो गया, 49 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 3 + 7 आयोटा अपन 9 + 49। क्यों, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो -1 आगे प्लस बन जाएगा। तो अभी हमें आंसर क्या मिलेगा, 3 + 7 आयोटा 29 और 9 58। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये हमारा क्या हो गया, गुणन प्रतिलोम। तो बस ये ध्यान रखना, नीचे आयोटा नहीं होना, किसी भी कंडीशन में नहीं होना चाहिए। और अगर आता है किसी आंसर में तो फिर उसका अपन परिमेयकरण करके एक नॉर्मल सा आंसर ला सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने एक सूत्र देखा था जो हमने सम्मिश्र संख्या के लिए संयुग्म में पढ़े थे, उसमें मैंने आपको एक सूत्र लिखवाया था जो था z बार का गुणा करते हैं तो मुझे मॉड्यूलस z का स्क्वायर मिलता है। तो अब ये मॉड्यूलस है क्या, इसके बारे में चर्चा करेंगे प्रॉपर तरीके। मैंने आपको बताया था इस बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, तो अब इस बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, ये सूत्र भी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हेडिंग लिखिए, सम्मिश्र संख्या का मापांक। मापांक को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मॉड्यूलस। ठीक है, या फिर इसे ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे हमने सूत्र में दर्शाया था ना ये, तो इसे क्या बोलेंगे, मॉड्यूलस ऑफ z, या फिर z का मापांक। ठीक है, अब ये मापांक चीज़ क्या है, ये कैसे आई, इसकी पीछे की हिस्ट्री आपको पता होगी ना, तो आपको समझ में आएगा, क्वेश्चन अटेंड करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो देखिए चलो एक मैं आपको बताता हूँ इसकी हिस्ट्री। जब
जेड ए प्लस आयोटा बी हो, ठीक है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्रमित युग्म में। तो चलिए, तो मापांक बेसिकली है क्या, मापांक जो है वो मूल बिंदु से ए और बी की दूरी मापांक कहलाती है, या फिर मॉड्यूलस जेड कहलाता है। अब आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी कि मूल बिंदु सर कहाँ से आ गया, ए बी क्या हो गया। जैसे कि मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाता हूँ, लाइन टेढ़ी हो गई, यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे कोई बिंदु है ए और बी, ये क्या है, ये जो है वो ए है, ए है ये, बताइए क्या होगा, ये ए होगा या फिर बी होगा। देखिए किसी भी कोष्टक में अगर पहली जो डिजिट होती है ना वो हमेशा x की होती है और दूसरी जो डिजिट होती है वो y की होती है। तो x क्या है, y अक्ष से दूरी, ठीक है, तो a क्या होगा, ये होगा, ठीक है, और b क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो हमने ये b मिला लिया, ये हमारा हो गया b है, ठीक है, सॉरी ये हमारा a है और ये हमारा b है। अब मुझे बताओ ये जो बिंदु है ए बी, उससे ये क्या है, मूल बिंदु, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है वही मॉड्यूलस जेड होता है। ये बिंदु कुछ भी हो सकता है, वो बिंदु यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है, कोई लोड वाली बात नहीं। लेकिन एक एग्जांपल कि ए बी सपोज करो यहाँ पे एक बिंदु है, उससे मूल बिंदु की दूरी मॉड्यूलस एस जेड कहलाती है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका सूत्र क्या होगा, मॉड्यूलस जेड कैसे निकालते हैं। जैसे कि चलो इस पॉइंट का नाम जेड कर दो और इस पॉइंट का नाम ओ कर दो, तो ओ जेड की दूरी, दूरी सूत्र आपको पता है क्या होता है, दूरी सूत्र जब आप 2D 3D पढ़ेंगे तो आपको पता होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है, ये है। अब मुझे ये बताइए, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये जो है वो हम ले लेते हैं x1 y1 ले लेते हैं, या फिर इसको x1 y1 ले लेते हैं और इसको x2 y2 ले लेते हैं, तो थोड़ा इजी होगा, ठीक है। तो x2 क्या है हमारे पास a, x1 क्या है 0 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारे पास b और y1 क्या है 0 का स्क्वायर। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मापांक z का फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, ये इसका क्या होगा फॉर्मूला। चलिए ये आपको पता हो गया, इसको नोट करके रख देना, ये आगे बहुत काम आएगा, ठीक है, क्योंकि मापांक के बाद हम कोणांक पढ़ेंगे, कोणांक के बाद हम ध्रुवीय रूप पढ़ेंगे, तो ये मापांक का जो सूत्र है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपका मापांक क्लियर हो जाएगा। यदि z बराबर 6 माइनस 3 आयोटा हो तो मॉड्यूलस ऑफ z क्या होगा, इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। अब मुझे बताइए इसमें a क्या है, 6 दे रखा है इस समीकरण में, b क्या दे रखा है -3, ठीक है। तो मुझे मॉड्यूल ऑफ z क्या है मेरा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ठीक है। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ प्रॉपर तरीके से, 36 में 9 जोड़ो कितना हो जाएगा 45, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है अपना एक, ये क्या आ गया हमारा मॉड्यूलस z आ गया, ठीक है। वैसे ही हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपको समझ में आएगा। यदि z बराबर 5 माइनस 12 आयोटा हो तो मॉड्यूलस ऑफ z क्या होगा, ठीक है, इसका सॉल्यूशन लेते हैं। a बराबर क्या है हमारे पास 5 दे रखा है, b बराबर क्या दे रखा है -12, ये -12 ये 5, ठीक है। तो डायरेक्ट सूत्र लगा रहा हूँ मैं, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, तो ये मेरे पास कितना हो गया 169, और इसको सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिलेगा 13। तो ये हमारा आंसर है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है मॉड्यूलस z, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, मॉड्यूलस z को निकालना। अब कुछ बटे वाली संख्या थोड़ा डिफिकल्ट लेते हैं, ये थोड़ा इजी हो गया, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल पे चलते हैं। अब मुझे बताइए यदि z बराबर 1/2 प्लस 3/4 आयोटा हो तो मॉड्यूलस ऑफ z क्या होगा। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मुझे a क्या दे रखा है 1/2, b क्या दे रखा है 3/4, मुझे बस सूत्र लगाना, मैं डायरेक्ट सूत्र लगा रहा हूँ, 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/4 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिलेगा 1/4 प्लस 9 क्या मिल जाएगा 9/16, ये मुझे मिल गया। चलिए अब मैं यहाँ पे इसके नीचे लघुत्तम ले लेता हूँ, ठीक है। लघुत्तम क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा,
ठीक है, और 4 चौके 16, 4 + 9, तो ये मुझे कितना मिल गया 13/16। ये मेरा क्या हो गया आंसर, मॉड्यूलस z मेरा ये हो गया। तो इस तरीके से आपको सिर्फ ये फॉर्मूला लगाना है, a और b को निकालना है एक तरीके से और फिर उसको इस फॉर्मूले में डाल देना है। अब मैं आपको मापांक के कुछ गुणधर्म बताने वाला हूँ। हेडिंग लगाइए, मापांक के गुणधर्म, ठीक है। अब मैं आपको एक ऐसी ट्रिक दे रहने वाला हूँ ना, तो आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में पूछे मापांक z, या फिर क्वेश्चन में पूछे मापांक माइनस का z, या फिर क्वेश्चन में पूछे मापांक आयोटा का z, या फिर क्वेश्चन में पूछे माइनस आयोटा का z का मापांक, ठीक है, या फिर क्वेश्चन में पूछे z के बार का जो अपना मॉड्यूलस है वो, तो इन सब का आंसर हमेशा सेम ही आने वाला है। कैसे, मैं आपको बताऊं। तो ये जो चीज़ है ना मैंने लिखी है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको थोड़ा सा अपने जहन में उतार देना, क्योंकि कुछ भी आए ना तो आपको सिर्फ वही फॉर्मूला लगा के ऐसी चीज़ें उतारनी। देखिए इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करके भी बता देता हूँ। जैसे मापांक का z है, उसे हम क्या लिखते हैं, या फिर a + आयोटा b होगा, ठीक है। इसे हम क्या कर सकते हैं, a² + b² कर सकते हैं। और मुझे बताइए मापांक में माइनस का z हो तो मैं यहाँ पे इसके आगे माइनस लगा दूंगा, तो माइनस का a और माइनस का आयोटा b मुझे मिलेगा। जब मैं इसे सॉल्व करूँगा ना तो माइनस का a का स्क्वायर प्लस माइनस का b का स्क्वायर, तो मुझे वापस क्या मिल गया, a² + b² मुझे मिल गया। थर्ड, अगर मुझे आयोटा z मिले और इसका मुझे मापांक निकालना हो, ठीक है, तो मैं कैसे करूँगा। देखिए इसमें मैं आयोटा का गुणा कर देता हूँ z में, आयोटा a प्लस आयोटा स्क्वायर b, दोनों में आयोटा का गुणा कर दिया, मुझे क्या मिल गया प्रॉपर तरीके से a का आयोटा माइनस का b, क्योंकि ये क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब जब मैं सूत्र लगाता हूँ तो मुझे a क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है ना माइनस का b, अब मुझे a मिलेगा, वास्तविक संख्या माइनस b है इसलिए, और आयोटा के साथ a, तो मुझे वापस से क्या मिला, a² + b² ही मिला। इसको मैं आगे लिखूँ या फिर पिछले को बात लिखी, ठीक है, वापस सही मिला। वैसे ही अगर मैं माइनस का आयोटा z करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए इसके अंदर मैं माइनस का गुणा कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, b माइनस का a आयोटा, ठीक है। वापस से मुझे वही चीज़ मिल जाएगी, माइनस का a का स्क्वायर, वापस से मुझे क्या मिल गया, a² + b²। ये सब जो है ना, ये सिर्फ ये स्क्वायर का कमाल है। ये जो स्क्वायर है ना, वो कभी भी अगर माइनस का स्क्वायर होता है तो फिर वो प्लस हो जाता है, और प्लस का स्क्वायर भी प्लस होता है, तो कभी वो माइनस की चीज़ नहीं है। इससे क्या आंसर चेंज नहीं होते। तो अगर यहाँ पे z का मापांक हो जाए तो a माइनस आयोटा b, इस z का मापांक क्या है, इस z का मापांक क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा b, तो वापस से मुझे वही चीज़ मिलेगी, a का स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर, तो मैं वापस से इधर लिख सकता हूँ a² + b²। तो चलिए किसी भी कंडीशन में क्वेश्चन आ जाए, आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज़ करना है, आपका आंसर यही आएगा, ठीक है, और हमेशा समान रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ गुणधर्म और हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं मापांक z1 का डॉट के साथ करूं, ठीक है, मापांक z1 डॉट z2 का मापांक, ठीक है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं, इसमें ये क्या कहते हैं कि z1 z2 का गुणा करने के बाद फिर उसका मापांक निकालें, तो मैं ये कर सकता हूं z1 का पहले मापांक निकाल दूं और फिर z2 का मापांक निकाल दूं, फिर उसका गुणा कर दूं, बात एक ही होगी, ठीक है। वैसे ही अगर z की कोई घात दे रखी है और उसके बाद मापांक दे रखा है, तो सीधी सी बात है, पहले z का मापांक निकाल सकते हैं, फिर उसके ऊपर घात लगा सकते हैं, ठीक है। फिर जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल के तौर पे अगर z इन्वर्स है, उसका मापांक निकालना है, तो पहले मैं z का मापांक निकाल दूँ, फिर उसका इन्वर्स कर दूँ, ठीक है, ऐसा मैं कर सकता हूँ। आगे मैं ये कर सकता हूँ, अगर भाग में है z1 z2, उसका मापांक निकालना है, तो मैं इसका मापांक अलग कर सकता हूँ और इसका मापांक भी अलग कर सकता हूँ, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट जो मैंने पहले भी इम्पोर्टेंट करा रखा है, वो क्या है, z और z बार का गुणा करने पे हमें मापांक का स्क्वायर मिलता है, ठीक है, क्या मिलता है, स्क्वायर, ठीक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट गुणधर्म है, ये मैंने पहले भी लिखा है, अभी भी मैं आपको लिखवा रहा हूँ, उसका रीज़न है, ठीक है। तो ये मापांक के थोड़े गुणधर्म में पता चल गए। तो चलिए मापांक के गुणधर्म में पता चल गए हैं, तो मापांक के लिए कुछ क्वेश्चंस भी ले लेते हैं अच्छे अच्छे। चलिए क्वेश्चन, जैसे कि मुझे मापांक क्या लिख सकते हैं, 1 + आयोटा और 2 + आयोटा अपॉन 3 + आयोटा, इसका मुझे क्या करना है, आंसर निकालना है, इसका मापांक क्या होगा। तो देखिए गुणधर्म में हमने लिखा है, अगर चीज़ गुणे में है तो उसको अलग कर सकते हैं, और चीज़ भाग में है तो भी इसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करो, सबको अलग कर दो। ये जो गुणे में है उसको मैंने मापांक का अलग कर दिया, ठीक है, फिर मापांक लगा के इसको मैंने अलग कर दिया, ठीक है, और फिर मापांक लगा के फिर मैंने इसको भी अलग कर दिया, ठीक है। अब मेरे लिए इजी हो गया, सबके मापांक निकाल दो, ठीक है, सबके मापांक निकाल दो और रेडी कर दो। इसका मापांक क्या होगा, चलिए इधर सॉल्व करते हैं। 1 + आयोटा का मापांक क्या हो जाएगा,
ठीक है। रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मुझे क्या मिल गया, रूट 2। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ रूट 2 इंटू, अब मुझे बताओ 2 प्लस आयोटा का मापांक क्या हो जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, रूट का 5। अब मुझे नीचे का मापांक निकलना है, 3 प्लस आयोटा का मापांक निकलना है, तो क्या निकालूंगा मैं, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो मुझे क्या मिल गया, रूट का 10। तो ये मुझे क्या मिल गया, रूट का 10। अब मैं ऊपर वाले जो भी रूट में है ना उनको मैं गुणा कर सकता हूँ, रूट 10 अपन रूट 10, मुझे क्या मिल गया, ये एक दूसरे कट जाएंगे तो मुझे मिल जाएगा एक मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, चलिए अब थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन लेते हैं जिसको देख के आपको थोड़ा सा डर महसूस हो, डर थोड़ा सा रहना ज़रूरी है। चलिए, सम्मिश्र संख्या, ये पहले क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। सम्मिश्र संख्या आयोटा 2n+1 इंटू माइनस आयोटा 2n-1 का मापांक क्या है, जहाँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स व आयोटा बराबर रूट का -1 है। सॉल्यूशन, क्वेश्चन देख के थोड़ी सी डर लग रही है मुझे। देखो सीधा सा क्वेश्चन ये कह रहा है आयोटा 2n+1 डॉट माइनस आयोटा 2n-1 का मापांक निकालना है, इसका मापांक क्या है। तो मैं एक जनरल सा गुणधर्म यूज़ करूँगा। सबसे पहले तो ये जो गुणे वाले ना उनके अलग अलग मापांक कर देता हूँ मैं। देखिए 2n+1 का मापांक अलग कर दिया और फिर गुणे में क्या कर दिया मैंने, गुणे में इसका मापांक अलग कर दिया। देखिए इसका मापांक मैंने अलग कर दिया। अब आपको एक गुणधर्म और पढ़ाया था कि अगर घात है अंदर तो उस घात को बाहर ले सकते हैं, ठीक है। तो बस उसको यूज़ करना है, आयोटा का मापांक कर देते हैं और घात को ऊपर कर देते हैं, ठीक है। फिर डॉट में माइनस आयोटा का मापांक कर देते हैं और घात में 2n-1। अब देखो आयोटा का मापांक क्या होगा, ये मतलब क्या कह रहा है, 0 है a की वैल्यू और आयोटा, ये सम्मिश्र संख्या ऐसी लिखी हुई है। तो a बराबर 0 हो गया, b बराबर क्या हो जाएगा 1, तो मुझे क्या मिल जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। वैसे ही इसकी घात 2n+1 हो गया। और मुझे बताइए इसका मापांक क्या होगा, माइनस आयोटा का मापांक क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे a बराबर 0 दे रखा है और माइनस का 1 दे रखा है आयोटा के साथ। इसका मापांक अगर मैं लिखा दूँ रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के साथ, यहाँ पे मुझे a बराबर 0 है और b बराबर -1 दे रखा है, तो यहाँ पे भी मुझे 1 मिलेगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 की घात 2n-1। अब 1 की घात कुछ भी हो दुनिया की, ठीक है, ऊपर n वैन लिख रखा है, उससे कुछ लेना देना ही नहीं है, ठीक है। तो सीधी सी बात है 1 की घात कुछ भी हो मुझे 1 ही मिलेगा, राइट। तो 1 × 1 क्या हो गया 1, तो मापांक क्या हो जाएगा इसका 1। देखो क्वेश्चन ईजी है, देखो डरावना लगता है लेकिन डरावना है नहीं, बहुत ईजी है। सिर्फ 4 लाइन का क्वेश्चन भी नहीं था और एग्जाम में बहुत सारे बच्चे गलत करके आए थे। ये क्वेश्चन का थोड़ा सा क्या, देखो क्वेश्चन आएंगे वही जो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसको बनाने का तरीका थोड़ा बदल जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा, अब इन सारी चीज़ों की यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे z दे रखा होता थोड़ा बहुत सोचना पड़ सकता था, r दे रखा होता थोड़ा बहुत सोचना पड़ सकता, n दे रखा है तो कहीं सोचने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्या प्रॉपर तरीके से ये वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन हमने यहाँ पे ले लिया। तो चलिए कुछ और अच्छे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जहाँ पे हम मापांक का यूज़ कर सकते हैं। चलिए, यदि a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू c माइनस आयोटा अपॉन c प्लस आयोटा हो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान क्या होगा। हमने ऐसा क्वेश्चन पहले कहीं कर रखा है क्या, पता है आपको कहीं कर रखा है, मैं आपको बताता हूँ कहाँ कर रखा है। और इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में आपको डिफरेंस जानना ज़रूरी होगा। अगर आप डिफरेंस आपको पता नहीं होगा तो फिर आप क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो सकते हैं। ये सारे हमारे संयुग्म के क्वेश्चन हैं, करीबन 40 स्लाइड्स हमने पढ़ी हैं अभी तक टोटल। ये देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन जो हमने पहले कर रखा है। यदि z बराबर x प्लस आयोटा y हो तथा z -1 अपन z प्लस 1 हो तो शुद्ध काल्पनिक हो तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान है। ऐसे ही वहाँ पे भी हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, वहाँ पे हमें उस टाइप की इक्वेशन नहीं दे रखी है जिस टाइप में हम मापांक के हिसाब से उस क्वेश्चन को हम मापांक के हिसाब से सोल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे दे रखा है a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू c माइनस आयोटा c प्लस आयोटा। अगर मैं डायरेक्ट मापांक लूँगा तो मुझे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर मिल जाएगा। जब मैं ये रूट हटाऊंगा ना
तो फिर मुझे क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट ये चीज़ मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे कंडीशन रखिए कि शुद्ध काल्पनिक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये वाली कंडीशन फिल करनी है, फिर ये कंडीशन फिल होगी, ये z इसमें रखोगे आप, फिर जैसे इसको सॉल्व करोगे फिर आपको ये कंडीशन फिल करनी है। ये लाइन टू लाइन जा रही है, इसमें कोई कंडीशन नहीं दे रही, इसमें इक्वेशन दे रही कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालो बस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन में रात दिन का फ़र्क है, आप उस फ़र्क को महसूस करना, तब जाके आप क्वेश्चन को अटेंड कर पाओगे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मॉड्यूलस निकालता हूँ सबका, दोनों ओर में मॉड्यूलस लगा लेता हूँ। देखिए दोनों ओर मॉड्यूलस लगाने पर एक बार इधर लगा है और एक बार पूरा इधर लगाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको पता है हमारा नियम है कि अगर भाग में संख्या है तो दोनों का अलग अलग मॉड्यूलस लगा सकते हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए इसका मॉड्यूलस कितना होगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। इसका मॉड्यूलस कितना हो गया, सी स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का, सॉरी एक मिनट, सी स्क्वायर प्लस माइनस का 1 का होल स्क्वायर अपन, फिर यहाँ पे हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू मुझे क्या मिला, रूट का सी स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे भी मुझे क्या मिला, सी स्क्वायर प्लस 1। ये तो पूरा कट गया यहाँ से, ठीक है। अब मुझे क्या मिल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू 1 मिल गया। अब मैं दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों ओर में वर्ग करूंगा तो मुझे यहाँ क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू 1। क्या मिल जाएगा, क्या आ गया मेरा आंसर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू 1, ठीक है। समझ में आया। चलो इसी टाइप का क्वेश्चन आगे करते हैं हम लोग वापस, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं एक ऐसा ही कुछ, चलिए एज इट इज ले लेते हैं। यदि x प्लस आयोटा वाई इजिकल टू, क्या लिखेंगे, चलिए a प्लस आयोटा बी अपन a माइनस आयोटा बी हो तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बताइए, ठीक है। अब मुझे बताइए क्या करना, दोनों ओर में मॉड्यूलस लगा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ ऊपर का मॉड्यूलस अलग कर देता हूँ, नीचे का मॉड्यूलस अलग कर देता हूँ, ये माइनस है, ठीक है। अब सब का मॉड्यूलस निकालो, एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका मॉड्यूलस क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मॉड्यूलस क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। हमने क्या किया है, सिर्फ सूत्र अप्लाई किया है, फॉर्मूला लगाया और कुछ भी नहीं किया, मापांक का फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। अब रूट का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया, देखो ये कट जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है, हमें 1 मिल गया। फिर वर्ग किया दोनों पक्षों में तो मुझे क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वर्ग हम क्यों कर रहे हैं, ये रूट हटाने के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, एक थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, और आगे चलते हैं थोड़ा सा। यदि x प्लस आयोटा वाई इजिकल टू ए प्लस 2 आयोटा अपन 1 प्लस ए स्क्वायर हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपके साथ गेम खेल लिया है, ठीक है। सबसे पहले तो मॉड्यूलस लगा दो। देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान निकालना तो सबसे पहले दो चीज़ें सोचते हैं, कोई कंडीशन दे रखी है कि नहीं, पहले क्वेश्चन की तरह, और नहीं दे रखी है तो फिर मॉड्यूलस से मान निकल सकता है या नहीं, बस इतना ध्यान रखना है। दो ही चीज़ आपके दिमाग में आनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका मापांक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया रूट में, इसका मापांक क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का ए स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब मुझे बताइए मापांक ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर क्या होगा। देखिए यहाँ पे आयोटा का मान कहीं नहीं दे रखा है, इसलिए हमें ए का मान ही ए प्लस ए स्क्वायर दे रखा है और बी का मान 0 दे रखा है। तो रूट में 1 प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा और 0 का स्क्वायर। मुझे क्या मिल गया, सिर्फ ये मिल गया, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रूट में 1 प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। ये जैसे मुझे मिल गया, तो अभी देखिए, अभी एक काम करता हूँ मैं, यहाँ से देखिए ये स्क्वायर है, ये रूट है, ये रूट में हटा देता हूँ एक बार तो, ठीक है। चलिए रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू रूट ए स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 1 प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं कर रहा हूँ दोनों पक्षों में क्या कर रहा हूँ, वर्ग कर रहा हूँ। वर्ग करने पे
वर्ग, ठीक है, यहाँ पे कर रहा हूँ। वर्ग किया तो मुझे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल गया, ठीक है। ऊपर वाले का मैं वर्ग करूँगा तो ए स्क्वायर प्लस 4 मुझे मिल जाएगा, नीचे वाले का मैं वर्ग करूँगा तो 1 प्लस ए स्क्वायर अपन स्क्वायर मिल गया। तो ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। ईजी है, सिर्फ फॉर्मूले के हिसाब से चलना है और कुछ भी नहीं करना है, सोचने का तो कुछ काम ही नहीं दे रखा है इधर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और एडवांस लेवल के क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि पी क्यू ले ले, चलो p प्लस आयोटा क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा अपॉन 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर हो तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान क्या होगा। चलिए नॉर्मल सी बात है, हमें यहाँ पे मॉड्यूलस निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। p स्क्वायर क्यू स्क्वायर के लिए ऊपर वाले का मॉड्यूलस कौन सा है, मॉड्यूलस 1 प्लस आयोटा है, और नीचे का मॉड्यूलस क्या है, 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका मॉड्यूलस क्या हो रहा है, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसका मॉड्यूलस क्या हो रहा है, रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। नीचे वाले का मॉड्यूलस, अब देखिए यहाँ पे 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पे a ही मुझे 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर दे रखा है और b इजिकल टू 0 दे रखा है। तो इसका जो होगा ना वो क्या होगा, 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। ये तो पूरा a है मेरे पास, ये पूरा a है मेरे पास, उसके बाद उसका स्क्वायर कर रहा है और b का तो 0 हो गया। तो ये मैं इसकी घात 4 कर दूँ क्या, या फिर एक काम करता हूँ यहाँ से ये रूट हटा देता हूँ सीधा, ठीक है, और मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलिए अब मैं दोनों तरफ वर्ग करता हूँ, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करता ही हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा हो गया 2, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल √2 अपॉन 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ पे मुझे इसका वर्ग किया √2 का तो मुझे 2 मिल गया, और इसका मैं वर्ग करूँगा नीचे वाले का तो यहाँ 2 × 2 4, घात 4 हो जाएगी। बस ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा सिर्फ मापांक निकालने हैं और कुछ भी नहीं करना है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, ध्यान रखने वाली चीज़ है, कहीं गलती ना हो जाए प्लस माइनस में कैलकुलेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ के आंसर देने की कोशिश करेंगे। यदि a1 प्लस आयोटा b1 a2 प्लस आयोटा b2 डेट से आगे जा रहा है, और लास्ट में an प्लस आयोटा bn बराबर a प्लस आयोटा b है, तो a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर डैश an का स्क्वायर प्लस bn का स्क्वायर इजिकल टू क्या होगा। देखिए अगर ये जो चीज़ है इसको इसमें कन्वर्ट करनी है तो मुझे सारी जितनी भी संख्या है उनका मापांक मैं ले लूँगा, तो फिर मुझे ये चीज़ मिल जाएगी रूट में, फिर मैं इनका वर्ग कर दूँगा। चलिए एक काम करते हैं, हम सबसे पहले इक्वेशन, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कर देता हूँ और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कर देता हूँ, ठीक है। इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो हम आगे फुल, तो 1 से पहले उस 1 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, a1 प्लस आयोटा b1 a2 प्लस आयोटा b2 डैश an प्लस आयोटा bn इजिकल टू a प्लस आयोटा b। चलिए अब मैं कर रहा हूँ दोनों पक्षों पर मापांक, ठीक है। मापांक में a1 आयोटा b1 हो गया, फिर मापांक में a2 प्लस आयोटा b2 हो गया, फिर ऐसे ही करते करते हम इसमें भी मापांक लगा देंगे, ठीक है, और इस पक्ष में भी हमको मापांक लगाना पड़ेगा a प्लस आयोटा b, तब जाके समीकरण संतुलित होगी। अब इसका मापांक मेरे पास क्या आ जाएगा, रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर, ठीक है, फिर मापांक आ जाएगा हमारे पास इसका रूट a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। ऐसे करते करते हमें इसका मापांक मिलेगा an का स्क्वायर, ये रूट है, ठीक है, an का स्क्वायर प्लस bn का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका भी मुझे मापांक निकालना पड़ेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब मैं दोनों पक्षों में वर्ग कर देता हूँ, तो आप मानेंगे कि यहाँ पे
सारे रूट हट जाएंगे, a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर, जाते जाते ये मुझे मिल जाएगा an का स्क्वायर प्लस bn का स्क्वायर, और ये मुझे मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब चलिए इस समीकरण पे गौर कीजिए, क्या ये एज इट इज़ दे रखी है क्या? देखिए एज इट इज़, और उसका मान हमें क्या मिल गया, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इतना लोड लेने वाली बात नहीं थी और बहुत इजी क्वेश्चन था। हमने कुछ नहीं किया है, जो रूल हमने पहले फॉलो करते आए हैं मापांक का, हम वही चीज़ सिर्फ एक फॉर्मूले से इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए कि हमें ऐसा लग रहा है कि अब तो ये सेकेंड ग्रेड हम क्रैक करने ही वाला है। सिर्फ क्वेश्चन को बनाने का तरीका अलग है। देखिए एग्जामिनर के दिमाग को समझिए, वो क्या चाहता है। देखो गणित को कोई चेंज नहीं कर सकता, लेकिन हाँ गणित को एक्सप्लेन करने का तरीका, समझाने का तरीका चेंज हो सकता है। गणित में जो चीज़ है 1 + 1 2 कहलाता है तो 2 ही कहलाएगा, उसे इस दुनिया का कोई भी इंसान 3 नहीं कह सकता। बाकी सारी सब्जेक्ट्स में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मैथ्स में कभी नहीं हो सकता। मैथ्स में मापांक का फॉर्मूला अगर ये है, दे रखा है, तो यही है ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है। और इसी अगर मापांक से क्वेश्चन आना है तो यही फॉर्मूला यूज़ होगा, और मापांक से ये क्वेश्चन आए हुए हैं अगले एग्जाम में, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। क्या किया है मैंने यहाँ पर, सिर्फ अपना दिमाग का यूज़ किया कि मैं मापांक का सूत्र कैसे लगा सकता हूँ और किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो बस यही ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं करना है। आगे चलते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन देखो, आपको इसका आंसर सीधे मुंह से याद भी होना चाहिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है ना कि थोड़ा सा मानने और समझने वाला भी रहेगा, ठीक है। जो क्वेश्चन ऐसा रहेगा मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा, तो आप उस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्राई करना कि अच्छे से निपटे, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी ज़्यादा करनी है इस टाइप के क्वेश्चंस की। यदि अल्फा व बीटा दो सम्मिश्र संख्याएं हैं जहां बीटा का मापांक = 1 हो, तो मापांक बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा का बार प्लस बीटा का मान क्या होगा। देखिए अब आप यहाँ देख रहे कि आपके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं दे रखी है कि आप इस क्वेश्चन से ही आगे बढ़ सके आंसर के लिए, राइट। तो इसके लिए हमें कुछ पीछे की चीज़ें याद करनी होगी। मैंने आपको 2 बार एक इम्पोर्टेंट चीज़ लिखवाई है, वो क्या है, एक सूत्र मैंने लिखवाया है आपको, ये वाला, राइट। चलिए ठीक है, इस सूत्र को इसमें हम यूज़ करेंगे, ठीक है। क्यों आया, कैसे आया, ये सारी चीज़ें बहुत वो है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही, इसलिए मैंने आपको पहले बोल रखा है इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपने दिमाग में अलग से रखना है, ठीक है, और किसी भी चीज़ को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यदि मापांक ऑफ बीटा = 1 है ना, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर दोनों ओर मैं स्क्वायर कर दूँ, दोनों ओर मैं वर्ग कर दूँ, तो मुझे, जैसे कि ये मैंने कर दिया दोनों ओर वर्ग, तो मुझे क्या मिल गया, मापांक का बीटा का स्क्वायर = 1 मुझे मिला मुझे ये, ठीक है। अब मुझे बताओ कि इस सूत्र के ज़रिए मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ क्या, बीटा डॉट बीटा बार = 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो चलिए, तो मुझे ये बताइए कि यदि ये जो दे रखा है ना अपना जो क्वेश्चन है ये वाला, इसको मैं यहाँ पे एक बार लिख रहा हूँ, और इस 1 की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। सारा फंडा इस 1 का है और कुछ भी नहीं है। चलिए, क्वेश्चन बीटा माइनस अल्फ़ा है यहाँ, और 1 की जगह में बीटा डॉट बीटा का बार माइनस अल्फ़ा का बार बीटा, और ये मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, मैं यहाँ से बीटा कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, और बीटा माइनस अल्फ़ा को इधर ही रहने देता हूँ, ठीक है। चलिए एक बार तो बाहर सबके सेपरेट कर देते हैं ताकि दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बीटा माइनस अल्फ़ा हो गया ऊपर, इस बीटा को मैंने अलग कर दिया है, और बीटा का बार और अल्फ़ा का बार मैंने अलग कर दिया है,
ठीक है, ये पूरा अलग हो गया। अब मुझे ये बताइए हमने जब मापांक के गुणधर्म पढ़े थे, इसके बाद हम इसको यहाँ सोल्व करेंगे ना, जब हमने मापांक के गुणधर्म पढ़े थे तो हमने ये पढ़ा था कि इनका मान समान होता है, इनका मान समान होता है, सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे। देखिए, अगर यहाँ पे बीटा माइनस बाहर दे रखा है तो क्या इसे मैं बीटा माइनस अल्फ़ा का बाहर लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मापांक जो होता है z का वो उसके बाहर के बराबर होता है। बिल्कुल ठीक है, तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बीटा माइनस अल्फ़ा का मापांक एंड मॉड्यूलस ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा का बार, ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो नीचे वाली संख्या दे रखी है ये वाली, इधर मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ। ठीक है, इधर मैं वो चीज़ लिख सकता हूँ अगर मैं चाहता हूँ तो। और ये जो लिखा हुआ है बीटा माइनस अल्फ़ा, इसकी जगह मैं ये चीज़ लिख देता हूँ। देखिए, मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर तरीके से। ये वाली चीज़ मैं एज इट इज़ यहाँ उतार रहा हूँ एक बार, बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन बीटा बार अल्फ़ा बार। ठीक है, अब एक काम करिए, बीटा माइनस अल्फ़ा की जगह ये लिख देते हैं हम, इसकी जगह ये लिख देते हैं। चलिए लिख दो, बीटा माइनस अल्फ़ा का बार अपॉन बीटा। हमने फॉर्मूला पढ़ा था, अगर दोनों का अलग अलग बार है और उसको माइनस कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि हम एक साथ इसका बार लगा सकते हैं। ठीक है, ये इसका बार एक जैसा हो गया। अब मुझे बताइए, यहाँ से ये कट गया क्या? बिल्कुल कट गया। अब मुझे बताइए 1 अपॉन बीटा का जो मॉड्यूलस होगा ये मुझे मिला। बीटा का जो मॉड्यूलस उसका मान हमें दे रखा है यहाँ पे 1, तो 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1, ये मेरा होगा आंसर। ठीक है, देखो इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें करी है। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला ले लिया है। ठीक है, इस फॉर्मूले से मैंने जो बीटा यहाँ पे दे रखा है 1, उसको मैंने स्क्वायर करके फिर मैंने ये चीज़ निकाल दी। ठीक है, ये चीज़ निकालने के बाद इसको मैंने 1 की जगह पे पुट कर दिया। ठीक है, 1 की जगह पे मैंने जैसे पुट किया, इस बीटा को मैंने बाहर निकाल दिया। ठीक है, और सबके मॉड्यूलस मैंने सेपरेट कर दिया। ठीक है, और बाद में मेरे पास ये बच गया। अब मैंने क्या किया, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, इसलिए मैंने इसकी जगह पे ये लिख दिया। ठीक है, और वो लिखने के बाद ये एक दूसरे से कट गया और मेरे पास बीटा यहाँ पे मिल गया। ये कह रहा हूँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग से हैंडल करना, अपने दिमाग में रखना। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर एक है, सीधा याद करके रखना, बाकी सॉल्व करना है। देखो, इसको एडिशनल तरीके से आप ट्रीट करोगे ना तो ये क्वेश्चन आपको याद रह जाएगा। ठीक है, कि ये क्वेश्चन अलग है, बस ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मापांक ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर हो तो हमें क्या मिलेगा, z1 का मापांक का स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ z2 का स्क्वायर प्लस 2 रियल नंबर ऑफ z1 डॉट z2 का बार। रियल नंबर पता चल गया ना। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो रियल नंबर आएगा वो, ये एक प्रॉपर्टी है, इसको अपने तरीके से याद रखनी है। ठीक है, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं हम, लेकिन सेंस नहीं है क्योंकि ये कहीं आएगा नहीं, राइट। क्योंकि जब फॉर्मूला लगाना है हमें सीधा फॉर्मूला ही लगाना है। ठीक है, आगे चलते। एक प्रॉपर्टी है कि मॉड्यूलस ऑफ z1 माइनस z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ z2 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 रियल नंबर ऑफ z1 डॉट z2 का बार। ठीक है, ये चीज़ हो गई। क्या किया है यहाँ पे, सिर्फ प्लस माइनस का फेर है। माइनस की जगह पे सिर्फ मैंने यहाँ पे रियल नंबर के आगे माइनस किया है और यहाँ पे प्लस किया है। ठीक है, एक मैं आपको फॉर्मूला ये दे रहा हूँ, मापांक ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर प्लस मापांक ऑफ z1 माइनस z2 का स्क्वायर मुझे मिलेगा। तो फिर इसे मैं 2 कोष्टक में मापांक ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसको सॉल्व करने के बाद फिर 2 से गुणा करना है, इसलिए ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ b z1 प्लस a z2 के मापांक का स्क्वायर प्लस a z1 माइनस b z2 के मापांक का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद कोष्टक में हम लिख देते हैं z1 का स्क्वायर और मापांक ऑफ z2 का स्क्वायर। ठीक है,
तो ये जो चारों प्रॉपर्टी है ना, उसको अपने दिमाग में रखना, क्योंकि आगे जाके ये प्रॉपर्टीज़ बहुत काम आने वाली है। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज़ को आपको ध्यान में देखो। ये जो संयुग्मी वाली प्रॉपर्टीज़ है, ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ है ना, ये आगे जाके बहुत ज़्यादा काम आती है, इसलिए इसको थोड़ा ज़्यादा फोकस रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो हमने मापांक के बारे में सारी बातें कर ली, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करी, उसके बारे में जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, जिस तरीके से बन सकते थे, उस तरीके के क्वेश्चंस की हमने बात करी। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सम्मिश्र संख्या का कोणांक। का कोणांक। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा मापांक, फिर हम पढ़ेंगे कोणांक। ठीक है, और इन दोनों को मिलके फिर हम पढ़ेंगे ध्रुवीय रूप सम्मिश्र संख्या का। ठीक है, तो इंडिविजुअल पहले मापांक हमने पढ़ लिया, अब कोणांक पढ़ना पड़ेगा। कोणांक पढ़ने के बाद हम लोग जो मेन क्वेश्चंस फॉर्म बनते हैं सम्मिश्र संख्या से, वो इसी फॉर्म से बनते हैं। ठीक है, तो चलिए कोणांक के बारे में बात करते हैं। तो कोणांक होता क्या है? जैसे कि हमने मापांक में देखा था, ये हमने ग्राफ बनाया था, ये कोई बिंदु है जो ए बी से हमने डिनोट किया था, ये मूल बिंदु है, उससे हमने इसका जो कोण था, सॉरी ये जो दूरी थी, वो हमने मापांक z के रूप में लिखी थी। ठीक है, अब कोणांक बेसिकली क्या होता है, जो बिंदु है उसको मूल बिंदु से मिलाने के बाद, ये z अक्ष है, ये y अक्ष है, तो z अक्ष के साथ जो ये कोण बनाता है वो हमारा होता है कोणांक, और इसे हम लोग कहते हैं थीटा। ठीक है, तो चलिए, कोणांक बेसिकली होता क्या, ये आपको पता चल गया। अभी मैंने आपको बताया था कि a क्या है, ये a है, और ये क्या है हमारा b, ये डिस्टेंस क्या है b। ठीक है, अब मुझे बताओ कि हम आपने जब ट्रिग्नोमेट्री पहले पढ़ी होगी तब आपने एक सूत्र देखा होगा, लाल बटे कक्का। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, L बटा के। कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, A बटा के। ठीक है, और टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, L बटा A। ठीक है, वैसे ही सेक बोले, कोजेक बोले, तो उन सब का इसके डिफरेंट जाता है। ठीक है, अब हमें ऐसा सूत्र देखना है जिसमें हमारा ये लंब कवर हो जाए और ये आधार हमारा जो है वो कवर हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमें कौन सा सूत्र दिख रहा है, टेन थीटा वाला सूत्र दिख रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू, लंब क्या दे रखा है हमें, b दे रखा है, और हमें आधार क्या दे रखा है, a दे रखा है। तो ये हमारा जो है, इसके आगे हमें क्या लगाना पड़ेगा, मॉड्यूलस लगाना पड़ेगा, और इस तरीके से ये हमारा सूत्र होता है कोणांक का कंप्लीट। एक चीज़ ध्यान रखना कि हमें ग्राफ को थोड़ा सही तरीके से स्टडी करना पड़ेगा। चलिए, एक बार तो हम ये लिखते हैं कि कोणांक टेन थीटा इज इक्वल टू बी अपन ए। ठीक है, ये हमारा एक क्या हो गया, सूत्र हो गया। ठीक है, जब z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी हो तो हमें पता चल गया कि हमें कोणांक निकालने के लिए b को यहाँ पे लिखना पड़ेगा और a की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी, उसके बाद हमें हमारा कोणांक मिल जाएगा। लेकिन इससे पहले हमें एक ग्राफ को फिर से स्टडी करना पड़ेगा। देखिए क्या है वो ग्राफ। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया है। ठीक है, ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है। आपको पता होगा कि ये हमारा चतुर्थांश नंबर 1 होता है, ये हमारा चतुर्थांश नंबर 2 होता है, ये हमारा चतुर्थांश नंबर 3 होता है, और ये हमारा चतुर्थांश नंबर 4 होता है। ठीक है, अब चतुर्थांश नंबर 1 में हमें, अब देखिए यहाँ पे कौन सी संख्या होती है, मैं यहाँ पे समझाने के लिए आपको डिजिट लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। ये प्लस वाली सारी सीरीज़ यहाँ चलती है, यहाँ पे भी प्लस की सीरीज़ चलती है, यहाँ पे x का माइनस की सीरीज़ चलती है नंबर लाइन के हिसाब से, और यहाँ पे y की माइनस की सीरीज़ चलती है। ओके, अब मुझे बताओ इस चतुर्थांश में दोनों ओर
कौन से नंबर्स आ रहे हैं, प्लस के आ रहे हैं, मतलब x जो है वो प्लस के आ रहा है और y जो है वो भी प्लस के नंबर्स आ रहे हैं। चतुर्थांश नंबर 2 में x जो है वो माइनस के नंबर आ रहे हैं और y के जो हैं वो प्लस के नंबर आ रहे हैं। चतुर्थांश नंबर 3 में x के माइनस के नंबर्स आ रहे हैं और y के माइनस के नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, चतुर्थांश नंबर 4 में x का प्लस का नंबर आ रहा है और y के माइनस के डिजिट्स आ रहे हैं। तो ये प्लस माइनस के चिन्ह आपको पता होने चाहिए। जब क्वेश्चन आएगा आपके सामने तो आप a इजिकल टू माइनस का 2 लिख रहे हो और b इजिकल टू 1 लिख रहे हो, तो ये चतुर्थांश देखिए x माइनस का है और y प्लस का है, तो हमें ये चतुर्थांश नंबर 2 में कोण का जिस तरीके से मान होगा उस तरीके से हमें निकालना पड़ेगा। इसके लिए मैंने आपके लिए थोड़ा सा इजी कर दिया है। अब आपको चिन्ह के बारे में पता चल गया। अब बेसिकली हमें एक चीज़ ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो थीटा होता है यहाँ पे, इस चतुर्थांश में थीटा होगा तो हम सीधे इसे थीटा को अल्फ़ा लिख देंगे, जो भी थीटा है एज इट इज़ आएगा। अगर इस चतुर्थांश में थीटा हमें दिख रहा है तो इसे हमें पाई माइनस अल्फ़ा लिखना पड़ेगा। क्यों, ये मैं आपको बताऊंगा। हमारा जो थीटा होता है वो यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से आते हुए ये 90 डिग्री तक आता है, मतलब ये π/2 कहलाता है हमारा ये लाइन। उसके बाद हम जैसे जैसे नीचे आते हैं ये हमारा पाई कहलाएगा, क्योंकि ये 180 डिग्री हो जाता है और पाई का मतलब 180 डिग्री होता है। और उसके नीचे जैसे जैसे आएंगे ये हमारा 2π/3 हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हमें क्या करना होता है कि जो अल्फ़ा हमें मिल रहा है यहाँ से, ठीक है, उसको चतुर्थांश के हिसाब से सेट करना होता है। यहाँ पे अगर चतुर्थांश नंबर 3 में थीटा का मान दे रखा होगा तो हमें उसे पाई प्लस अल्फ़ा के रूप में लिखना होगा, या फिर हम इसकी एक मिरर इमेज भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे थीटा इजिकल टू माइनस का पाई माइनस अल्फ़ा भी लिख सकते हैं। मिरर इमेज मतलब कि डायरेक्ट इसके आगे माइनस लिख दो, तो ये भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे थीटा होगा चौथे चतुर्थांश में, तो इसे हम, ये क्या है हमारा 2π हो गया, ठीक है, और 0। अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 0 से स्टार्ट होता है और आते 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 यहाँ पे 360 डिग्री हो जाता है, मतलब 180 इंटू 2 कर सकते हैं, मतलब 2π। ठीक है, और यहाँ पे थीटा का मान हमें 2π माइनस अल्फ़ा मिलेगा। ओके, अगर इसकी मिरर इमेज देखें इस चतुर्थांश के हिसाब से तुरंत इस तरफ, तो थीटा बराबर माइनस का अल्फ़ा भी हम लिख सकते हैं। वो हमें ऑप्शन से देखना होगा कि किस तरीके से हमें जो दे रखा है ऑप्शन, उस हिसाब से हमें चलना होगा आगे। ठीक है, तो ये थीटा के मान आपको पता चल गए होंगे। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी, अल्फ़ा, सीधा अल्फ़ा लिख देना है। यहाँ पे पाई माइनस अल्फ़ा करना पड़ेगा, यहाँ पे पाई प्लस अल्फ़ा करना पड़ेगा, यहाँ पे 2π माइनस अल्फ़ा करना पड़ेगा। अगर मिरर इमेज में दे रखा है तो फिर उसके प्रिंसिपल वैल्यू मैंने यहाँ पे आपको लिख रखे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे कोणांक का पूरा प्रॉपर तरीके से सीन। ठीक है, ये हो गया हमारा कोणांक। अब कोणांक को समझने के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ, उसके आगे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। चलिए, तो हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। संख्या -√3 प्लस आयोटा का कोणांक ज्ञात करें। इसे हमें सोल्व करना होगा। तो हमें पता होगा ए क्या दे रखा है, यहाँ पे माइनस का √3 दे रखा है, बी क्या दे रखा है, हमें 1 दे रखा है। कोणांक का सूत्र हमारे पास क्या है, tan थीटा इजिकल टू बी अपन ए मुझे दे रखा है। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ तो मुझे tan थीटा इजिकल टू बी मुझे 1 दे रखा है और माइनस का √3 मुझे ए दे रखा है, तो वो मैंने यहाँ पे पुट किया। अब आपको एक चीज़ ये समझनी होगी, ये जो मैंने यहाँ पे बार लगाए हैं वो मॉड्यूलस की तरह यूज़ नहीं होंगे। ये एक ऐसा मशीन है जिसमें कभी माइनस की संख्या होगी तो वो हमेशा प्लस में ही शो होगी। ठीक है, ये आपको पता होगा। तो tan थीटा को मैं 1/√3 लिख सकता हूँ, माइनस की डिजिट में हटा सकता हूँ। अगर माइनस की संख्या है तो इसे मैं प्लस की लिखूंगा। ये ऐसा मशीन है जहाँ पे प्लस की संख्या हमेशा प्लस ही रहेगी, माइनस की संख्या हमेशा प्लस ही रहेगी। कुछ भी हो जाए, किसी भी कंडीशन में यहाँ पे प्लस ही बाहर निकलेगा। ठीक है,
तो आपको ये पता होगा कि यहाँ पे अब मुझे क्या दे रखा है, ए मुझे क्या दे रखा है, यहाँ पे मैं आपके चिन्ह की बात कर रहा हूँ। ए का चिन्ह मुझे क्या दे रखा है, माइनस का, और यहाँ पे बी का चिन्ह मुझे क्या दे रखा है, प्लस का। तो हम बताएंगे ये कौन से चतुर्थांश में है, ये हमारे सेकंड चतुर्थांश में है। तो ये चतुर्थांश नंबर सेकंड में दे रखा है। अगर इसकी डायरेक्ट वैल्यू की बात करें तो हमें जो 1/√3 है, तो tan थीटा का मान हमें tan π/6 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। आपने अगर सारणी पढ़ी होगी तो आपको सारणी पता होगी, साइन थीटा की 0 डिग्री की वैल्यू वगैरह सब कुछ आपको पता होनी चाहिए। थोड़ा सा आपको कैलकुलस का ध्यान होना चाहिए कोणांक के लिए, ठीक है। तो आज आप एक बार उस सारणी को सही तरीके से याद करेंगे और उसके बाद वापस से, और ये क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आप एक चीट में पूरी सारणी बना लीजिए और अपने सामने रखिए ताकि आपके लिए ईजी होगा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू में π/6 मुझे मिल रही है, बट लेकिन यह चतुर्थांश सेकंड में है, इसलिए थीटा की वैल्यू हमेशा π-α की होगी। इस कारण हम यहाँ पे तो मुझे थीटा क्या मिला, 10 से 10 कट जाएगा, तो हमें यहाँ पे थीटा बराबर π/6 मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे π-α का मान π/6 है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे π/6 लिखना होगा। उसके बाद हमें थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5π/6। ओके, तो ये हमारा बेसिकली क्या होगा, आंसर। देखिए एक बार सॉल्व करने के बाद फिर आपको ये देखना होगा कि नंबर्स कौन से चतुर्थांश में आ रहे हैं। सेकंड चतुर्थांश में आ रहा है तो फिर हमने सीधा थीटा का मान इस तरीके से लिख दिया है, और जो अल्फा हमें प्राप्त हुआ है, जो कोण हमें प्राप्त हुआ उसे हम हमेशा अल्फा बोलेंगे, ठीक है। उस अल्फा को यहाँ पे मैंने पुट कर दिया और एज इट इज़ मुझे आंसर यहाँ पे मिल गया। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। चलिए एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, थोड़ा थोड़ा लेवल अप करते हैं। जैसे कि संख्या 1/1 प्लस आयोटा का कोणांक ज्ञात करें। देखिए सारे स्टूडेंट इसी जो सेकंड जो यहाँ पे मैंने स्टेप बताई है, इस स्टेप से ही मात खाते हैं, क्योंकि ये देखना भूल जाते हैं वो। लेकिन हम प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे। जब तक स्टेप्स खत्म नहीं होगी हम क्वेश्चंस को पूरा नहीं मान सकते हैं, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले आपको ये नंबर दे रखा है, यहाँ पे आप ए और बी को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए सबसे पहले यहाँ परिमेयकरण करके नीचे आयोटा को हटाना पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ और दोनों तरफ क्या कर देता हूँ, ऊपर नीचे गुणा कर देता हूँ, ताकि मैं नीचे आयोटा को हटा सकूँ। ऊपर में 1 से गुणा करूँगा तो मुझे एडजेक्टिव संख्या मिलेगी। यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी का होल जो है वो मुझे क्या मिल जाएगा, इसका सूत्र है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या है हमारे पास 1 और b क्या है हमारे पास आयोटा स्क्वायर। इसे मैं 1 माइनस आयोटा अपन आयोटा का, आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है -1, तो यहाँ पे मैं 1 + 1 2 लिख सकता हूँ। अब हम इस 1 माइनस आयोटा बाई 2 को इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, 1/2 माइनस 1/2 आयोटा, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इससे हमें a = 1/2 मिल गया, b = -1/2 मुझे मिल गया। a b मिलने के बाद मैं यहाँ पे कोणांक का सूत्र लगाऊंगा, tan थीटा = b/a, ठीक है। यहाँ पे मुझे b क्या दे रखा है, -1/2, a क्या दे रखा है 1/2, और इसका मैं बाहर लगा देता हूँ। ये यहाँ से कट जाएंगे तो मुझे यहाँ पे मिलेगा -1। लेकिन ये एक ऐसा मशीन है जो माइनस की संख्या को हमेशा कौन सी संख्या में लेके आएगा, प्लस की संख्या में लेके आएगा। तो tan थीटा मुझे 1 मिला है, तो tan थीटा = tan π/4 में इसे लिख सकता हूँ। tan π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। ये हमें यहाँ से मिल गया, थीटा = π/4। पर यहाँ से आगे चलता हूँ, मैं इस तरफ सॉल्व कर रहा हूँ इसे, बट ये बट बहुत आगे जाके काम आएगा आपके, ठीक है। यहाँ पे मुझे a जो है वो किस तरीके से मिल रहा है और b किस तरीके से मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे बता दूँ, a मुझे प्लस में मिल रहा है क्योंकि प्लस का 1/2, और b जो है मुझे माइनस का 1/2 मिल रहा है। अब मुझे ये देखना है प्लस और माइनस कौन से चतुर्थांश में आ रहे हैं, तो इसके लिए मैं ग्राफ खोलूँगा। ये मेरा कौन सा चतुर्थांश आ रहा है, 4th चतुर्थांश आ रहा है। तो यह चतुर्थांश नंबर
4 में है, इसलिए थीटा बराबर 2 पाई माइनस अल्फ़ा होगा। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू पाई बाय 4 है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे 2 पाई माइनस पाई बाय 4 में लिखूँगा। जब यहाँ पे 4 दूनी 8, 8 पाई में से 1 पाई गया 7 पाई, तो थीटा की वैल्यू मुझे 7 पाई बाई 4 मिलेगी। ये होगा हमारा रियल आंसर। ये मत करके आना, क्योंकि ऑप्शन में आपको ये भी दिया होगा। ये देखने के बाद लालच में बिल्कुल नहीं आना, एक बार देखना है क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हुआ है या नहीं। ठीक है, चतुर्थांश को ध्यान में रखना है। मैं इतना घोर करके इसे बता रहा हूँ क्योंकि बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। एक नया क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल को आगे बढ़ाते हैं। मैं संख्या लेता हूँ 2 + 2 आयोटा अपन 3 - 5 आयोटा का कोणांक ज्ञात करिए। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे पता है मैं ए और बी को यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं इसका परिमेयकरण करना चाहूँगा। तो इसका परिमेयकरण करने के लिए मुझे नीचे हर में जो दे रखा है उसका चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे दोनों में गुणा कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 2 + 2 आयोटा का गुणा 3 + 5 आयोटा से होगा, और नीचे a + b, a - b का जो फॉर्मूला है a² - b², a क्या दे रखा है 3, उसका स्क्वायर करेंगे तो 9, माइनस का b² क्या है 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और आयोटा का स्क्वायर मुझे मिल जाएगा। चलिए अब ऊपर वाले को सोल्व करते हैं। 2 का गुणा 3 के साथ करिए, 2 तिया 6, 2 का गुणा 5 आयोटा के साथ करिए तो मुझे मिल जाएगा 10 आयोटा। फिर 2 आयोटा का गुणा 3 के साथ करिए, मुझे मिल जाएगा 6 आयोटा। 2 आयोटा के साथ 5 आयोटा का गुणा करिए, ठीक है, तो 10 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अभी नीचे मुझे 9 + 25 मिलेगा। क्यों? क्योंकि आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या होता है -1। -1 अगर माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। उसके आगे मुझे क्या करना होगा, देखिए आप, अब यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, इस आयोटा स्क्वायर को मैं -1 कर देता हूँ तो ये -10 हो जाएगा। -10 और +6 कितना हो गया -4 प्लस 16 आयोटा हो गया। फिर उसके आगे मैं यहाँ पे 5 और 4 34 लिख सकता हूँ। तो प्रॉपर तरीके से मुझे ये हमारा आंसर प्राप्त हुआ है। उसके बाद इस जो मुझे सम्मिश्र संख्या प्राप्त हुई है इसे मैं -4 का भागित 34 प्लस 16/34 को आयोटा के रूप में लिख सकता हूँ। चलिए अभी मुझे ए जो मिला है वो -4/34 मिला है, बी जो मिला है वो 16/34 मिला है। देखिए आप यहाँ पे 2 को कॉमन लेके या फिर 4 को कॉमन ले सकते हैं। 4 को कॉमन लेके नीचे से और ऊपर से उड़ा सकते हैं। नीचे से 2 ही कॉमन आएगा, इसका मतलब कि 2 ही कॉमन लेना है और आप कर सकते हैं। लेकिन आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं, आगे जाके कट जाएगा। अब मुझे बताइए अपना कोणांक का सूत्र क्या है। कोणांक का सूत्र हमें दे रखा है b/a, तो इसे हम पुट करते हैं। b क्या दे रखा है 16/34, a क्या दे रखा है -4/34 दे रखा है। ये हमें देखिए 34 से 34 कट जाएगा। अब हमें मिल रखा है यहाँ पे 16/-4। ठीक है, अभी मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे मुझे क्या मिल सकता है, यहाँ पे मुझे ये मैं काट दूंगा तो ये मुझे 4 मिलेगा, तो ये मुझे -4 मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये एक ऐसा मशीन है जहाँ पे माइनस की संख्या एग्जिस्ट करती ही नहीं है, तो ये मुझे आंसर मिल जाएगा 4। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ tan थीटा = 4। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब थीटा की वैल्यू tan में कहीं पर भी 4 नहीं आती है, इसलिए मैं थीटा की वैल्यू tan को यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इधर ले जाता हूँ, तो ये मुझे tan का इन्वर्स मिलेगा और ये 4, ये मेरी थीटा की वैल्यू हो जाएगी। बट ठीक है, इस बट को कभी मत भूलना, ये बट आपके लिए बहुत काम आएगा। यहाँ पे a और b की वैल्यू क्या दे रखी है, किस तरीके से दे रखी है। a यहाँ पे मुझे क्या दे रखा है माइनस में दे रखा है, ठीक है, और b हमें प्लस में दे रखा है। तो ये कौन से चतुर्थांश में आता है, ये चतुर्थांश नंबर सेकंड में आता है, आपको पता होगा। और चतुर्थांश नंबर सेकंड में थीटा की वैल्यू क्या होती है पाई माइनस अल्फ़ा होती है। तो अब हमें थीटा बराबर पाई माइनस अल्फ़ा की वैल्यू क्या है tan इन्वर्स 4। ये हमें प्रॉपर तरीके से क्या मिल गया आंसर हमारा।
मिल गया। ये बट बहुत काम आएगा, ध्यान रखना आगे जाके। चलिए, आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें। कुछ क्वेश्चंस हमने करे, आपको समझ में भी आए क्वेश्चन। अब हम कोणांक के कुछ गुणधर्म हैं उसे थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। कोणांक के गुणधर्म, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, कोणांक को हम ए आर जी से व्यक्त करते हैं, ठीक है, आर्ग्यूमेंट से व्यक्त करते हैं, लेकिन इसके शॉर्ट टर्म में ए आर जी हम लिखते हैं कोणांक को, ठीक है। तो जब हम मापांक लिख रहे थे तो इसे मापांक से हमें पता चल रहा था, लेकिन मापांक ऑफ ए प्लस आयोटा बी ऐसा लिखते थे। अब हम लिखेंगे ए आर जी ऑफ ए प्लस आयोटा बी, मतलब समझ में आ गया होगा हमें कोणांक किसका ज्ञात करना है, इसका ज्ञात करना है। इस तरीके से हमें दे रखा होगा। चलिए हम पहले गुणधर्म की बात करते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। यहाँ पे सारी 80% लॉग की प्रॉपर्टी लग रही है। अगर लॉग z1 डॉट z2 होता तो इसे हम कैसे लिखते हैं, z1 प्लस z2 लिखते हैं, दोनों का लॉग अलग करके। बस वही चीज़ है, कोणांक में हमेशा लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी, ध्यान रखना, ठीक है। सिर्फ मापांक अलग है, सम्मिश्र संख्या का जो संयुग्मी है उसके गुणधर्म अलग है, कोणांक के गुणधर्म बहुत हटके हो जाएंगे उससे, ठीक है। आगे चलते हैं। ऐसे कितने भी डॉट हो आगे, z3 होता, z4 होता, 5 होता, तो प्लस प्लस में करते करते हम उसे आगे लिखते जाते। अगर यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ z की घात n होता तो हम इसे क्या कर सकते थे, देखिए इसे हम लिख सकते हैं, अगर log की घात log कोष्टक में z की घात n होता तो इसको हम आगे ले लेते हैं, आपको पता है n log z कर देते हैं। वैसे ही यहाँ पे n आर्ग्यूमेंट z कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। वैसे ही एक एग्जांपल मैं आपको दूं और वो सूत्र भी बन जाता है, z का इन्वर्स अगर हो, इस इन्वर्स को मैं आगे लेके आऊँगा तो माइनस का 1 की कुछ वैल्यू नहीं होती है एक तरीके से, तो सिर्फ मैं माइनस लिख देता हूँ और पीछे का एज इट इज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। उसके बाद अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपन z2 होता तो इसे आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस का आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 होगा। ये लॉग की प्रॉपर्टी है, उसी प्रॉपर्टी पे ये काम कर रहे हैं। तो ये 4 प्रॉपर्टी आपको अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल में चलते हैं। अगर कोणांक मुझे सिर्फ शुद्ध वास्तविक संख्या का बोले, ठीक है, सिर्फ शुद्ध वास्तविक संख्या का कोणांक अगर निकालना हो तो हमें पता है z बराबर a प्लस आयोटा b में अगर मुझे शुद्ध वास्तविक संख्या निकालनी है तो मैं b इज इक्वल टू 0 करूँगा, मतलब यहाँ लिख सकता हूँ मैं, अर्थात मेरे पास क्या होगा, b इज इक्वल टू 0 होगा, राइट। अब मुझे बताइए इसे मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ a लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि आयोटा b तो जो है वो तो 0 हो गया, तो इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। चलिए मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, उससे मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो आयोटा वाली चीज़ है, y वाली चीज़ है, वो तो मेरी पूरी हट गई। अब मेरे पास क्या होगा, या तो यहाँ पे माइनस का a और 0 होगा, यहाँ पे मेरे पास प्लस का a और 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे सारी माइनस की डिजिट होती है x में, यहाँ पे क्या होगी, प्लस की। तो इस तरफ बढ़ेंगे तो कोणांक का मान बढ़ेगा, इस तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, इधर माइनस की चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे प्लस के डिजिट्स होंगे, यहाँ पे माइनस के डिजिट होंगे, ठीक है। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये कंडीशंस थोड़ी सी आपको समझ में आनी चाहिए। व्हेन a बड़ा होगा 0 से, यहाँ पे 0 0 हमारे मूल निर्देशांक है, अगर a बड़ा होगा 0 से तो क्या होगा, हमारा थीटा जो है वो हमेशा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और
व्हेन ए छोटा होगा 0 से तो हमारा जो थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। कैसे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जब हम कोणांक की बात करते हैं तो किसी बिंदु से कोण की बात करते हैं, राइट। तो ये कोण कितना होगा ये ज्ञात करना हमें कोणांक में, लेकिन हमें y तो 0 दे रखा है, y 0 दे रखा है तो हमें सिर्फ x की वैल्यू दे रखी, मतलब कि ये तो फ्लैट हो गया, ठीक है। अगर हमारा कोण यहाँ से चालू हो रहा है और यहाँ पे आके ख़त्म हो रहा है, ठीक है, यहाँ से चालू हो रहा है मतलब कि पहले 0 से चालू हो रहा है, अगर प्लस की जो भी डिजिट रहेगी वो आ रही है ए में तो हमारा कोणांक क्या होगा, 0 ही होगा, क्योंकि 0 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन अगर माइनस की डिजिट आ रही है तो हम यहाँ तक माइनस की डिजिट आ रही है तो हम इस तरफ चलेंगे, इस तरफ चलेंगे तो ये किसका साइन होगा, ये पूरी रेखा ऐसे जाके आएगी, कोण बनाएगी और 180 डिग्री का कोण बनाएगी। इसलिए कहते हैं अगर माइनस की डिजिट आ रही है तो हमें क्या होगा, जो थीटा बनेगा वो पाई बनेगा। उसका रीज़न ये है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा खोल के एक फ्लैट पे आएगा, क्योंकि हमें y तो 0 दे रखा है, या तो जो कोण है वो या तो 0 हो सकता है या पाई हो सकता है। पाई कब होगा, जब माइनस की डिजिट हो, और 0 कब होगा, जब प्लस की डिजिट हो। ये एक नॉर्मल सी चीज़ है जो आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। चलिए, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से मैंने इसे सॉल्व किया है। आगे अगर मैं ये देखूं कि ऐसा मुझे मिल जाए कहीं, कोणांक ऑफ शुद्ध काल्पनिक संख्या की बात करें तो हमें पता होगा a बराबर 0 होगा, राइट। या फिर मैं कह सकता हूँ कोणांक ऑफ आयोटा b, क्योंकि a तो 0 हो गया मेरा, राइट। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊँ और मुझे पता चले कि अब मेरी जो x की वैल्यू है वो हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी, और जो हमारी y की वैल्यू है वही आएगी, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 0 और b, जैसे a से जाएंगे तो 0 और b की वैल्यू आएगी, यहाँ जाएंगे तो 0 और माइनस b की वैल्यू आएगी। और इसी कंडीशन को फॉलो करते हुए जब हम देखेंगे, इसे हम माइनस पाई बाई 2 कह सकते हैं, ठीक है, सॉरी, इसे हम पाई बाई 2 कहेंगे, इसे हम माइनस का पाई बाई 2 कह सकते हैं, या फिर इसे जो हमें 180 के बाद 270 है, इसे हम प्रॉपर तरीके से क्या कर सकते हैं, 3 पाई बाई 2 इसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम माइनस पाई बाई 2 के हिसाब से ही चलेंगे यहाँ पर, जितना भी हो सके पॉसिबल। चलिए, वैन b बड़ा होगा 0 से, मतलब कि ऊपर की तरफ जा रहा है, b बड़ा है 0 से, मतलब प्लस का है, तो थीटा बराबर पाई बाई 2 होगा, और जब b छोटा है 0 से तो हमारा थीटा बराबर माइनस पाई बाई 2 या फिर 3 पाई बाई 2 होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। इसे हम 3 पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं। अगर आपको देखना है तो पाई का मान हम 180 लेते हैं, ये 90 से कट जाएगा तो ये 270 डिग्री, तो ये हमारा 0 डिग्री होगा, ये हमारा 90 डिग्री होगा, ये 180 डिग्री होगा, ये 270 डिग्री होगा, और फिर वापस से आने के बाद 360 डिग्री हो जाता है, ठीक है। इस कारण हम इसे इस तरीके से व्यक्त करते हैं। पाई बाई 2 मतलब 180/2, मतलब कि क्या होता है, 90 डिग्री, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सी आपकी नॉलेज में होनी चाहिए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से अगर सिर्फ एक सिंगल संख्या दे रखी होगी तो हमें किस तरीके से क्वेश्चंस को फाइट करना है और किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। चलिए, ये चीज़ हमें समझ में आ गई है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। चलिए, अच्छा, आपने सम्मिश्र संख्या के बारे में सब कुछ पढ़ा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। गुणांक के क्वेश्चंस भी हम आगे लेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन मैं यहाँ बीच में लेना चाहूँगा कि कभी कभी क्वेश्चन क्या आ जाता है ना कि निम्न में से बताइए कि सम्मिश्र संख्या कौन सी है और कौन सी नहीं है, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, हम एक बार करने की कोशिश करते हैं। निम्न में से सम्मिश्र संख्या है, मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए रूट माइनस का 5 और 2, ऑप्शन नंबर बी आयोटा और w, ऑप्शन नंबर सी लॉग माइनस का 1 और लॉग 1, ऑप्शन नंबर डी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 और 1,
देखिए, अब आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमने पहले जिस तरीके से पढ़ा है उसको सोचना पड़ेगा। ये क्वेश्चन उसी में से लेके आए। हमने एक चीज़ पढ़ी थी, वो क्या थी? क्रमित युग्म। समझ में आया? क्रमित युग्म। क्रमित युग्म में हमने देखा था कि z इजिकल टू ए प्लस आयोटा बी को इस तरीके से लिखा जाता है, और a और b हमेशा वास्तविक संख्या होती है, ठीक है, और b जो होता है वो आयोटा के साथ होने पर काल्पनिक एक पद बन जाता है। लेकिन अगर हम कोष्टक में लिख रहे हैं तो दोनों वास्तविक संख्या ही होनी चाहिए। आपको ये पता है ये काल्पनिक संख्या दिख रही है जबकि यहाँ पे a होना चाहिए। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? देखिए, रूट का -5 प्लस 2 आयोटा, क्या ये मेरी सम्मिश्र संख्या है? नहीं हो सकता। इसको मैं कैसे लिखूंगा फिर? 5 इंटू -1, इसे मैं 5 आयोटा प्लस 2 आयोटा हो गया ये तो मेरा, ठीक है। तो ये सम्मिश्र संख्या नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? वास्तविक संख्या। ये सम्मिश्र संख्या नहीं है मेरी। यहाँ पे देखो आयोटा आ रहा है, ए कभी आयोटा में आ सकता है? नहीं आ सकता है। ये हमें वास्तविक संख्या चाहिए। log -1 और log 1, क्या ये एक तरीके से आपको लगता है कि कोई वास्तविक संख्या है? नहीं है। अब हमें देखो यहाँ पे प्रॉपर एक वास्तविक संख्या मिल रही है, इसे हम z बराबर a प्लस आयोटा के रूप में लिख सकते हैं। तो हम इसे 1 प्लस आयोटा लिख सकते हैं। तो हाँ, यही हमारी सम्मिश्र संख्या है, इसे हमें टिक करना है। बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि वास्तविक संख्या होनी चाहिए कोष्टक में क्रमित युग्म बनाने के लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, बहुत टाइम से मैं सोच रहा था। चलिए अब हम कोणांक की ओर बढ़ते हैं वापस। मुझे बताइए, कोणांक ऑफ माइनस का z की वैल्यू क्या है? या तो मैं ऑप्शन दे देता हूँ आपको। ऑप्शन नंबर 1 कोणांक ऑफ z, ऑप्शन नंबर बी माइनस कोणांक ऑफ z, ऑप्शन नंबर सी पाई प्लस कोणांक ऑफ z, ऑप्शन नंबर डी पाई/2 प्लस कोणांक ऑफ z। ठीक है, ये मुझे बताइए। अब आपने एक चीज़ देखी होगी, जब ये माइनस का z है, राइट, माइनस का z है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? कोणांक में अगर माइनस की संख्या कोई दे रखी है, एक काम करता हूँ, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या? मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ। मुझे ये बताइए, क्या इसे मैं माइनस का 1 डॉट z लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। और डॉट की हमारी जो प्रॉपर्टी थी वो क्या थी? आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस का 1 प्लस कोणांक ऑफ z। ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसे? बिल्कुल लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना? चलिए अब मुझे ये बताइए, ये हमारी क्या है? ये हमारी कोई सम्मिश्र संख्या है क्या? नहीं है। ये क्या है? हमारी एक रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर। और उसके लिए हमने पढ़ा था, अगर शुद्ध वास्तविक संख्या है, ठीक है, उसकी दो कंडीशंस हमने पढ़ी थी। अगर a जो है वो 0 से छोटा है या फिर बड़ा है, तो हमें देखना है यहाँ पे a हमें क्या दे रखा है? माइनस का 1 दे रखा है, मतलब ये 0 से छोटा है। 0 से छोटा है तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे थीटा का मान क्या मिलेगा? पाई मिलेगा। हमें यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं तो आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 हमें पाई मिल रहा है, और इसको मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ। तो ये हमें क्या मिलेगा? ये कुछ ऑप्शन में दे रखा है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर सी में मुझे दे रखा है। ऑप्शंस को साथ में लेके चलना पड़ेगा। आपको पता चला ये रियल नंबर है, और रियल नंबर के हिसाब से मैंने आपको दोनों चीज़ें लिखा रखी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए मुझे ये बताइए, कोणांक ऑफ z का इन्वर्स क्या होगा? मैं ऑप्शन देता हूँ आपको। ऑप्शन में देता हूँ कोणांक ऑफ z, ऑप्शन बी में आपको देता हूँ माइनस कोणांक ऑफ z, ऑप्शन सी में आपको देता हूँ पाई/2 प्लस कोणांक ऑफ z, और ऑप्शन डी में आपको देता हूँ पाई प्लस कोणांक ऑफ z। ठीक है, अभी एक फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर किसी का भी कोणांक कुछ भी घात दे रखी है तो उस घात को आगे ले आएंगे और बाकी का एज इट इज़ हमें लॉग की प्रॉपर्टी के हिसाब से मिलेगा। यहाँ पे हमें कोणांक ऑफ z की घात -1 का निकालना है, z की घात इन्वर्स भी कर सकते हैं। तो इस -1 को मैं आगे ले लेता हूँ और इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो यही हमारा आंसर हो गया, और इसको मैं ऑप्शन बी को टिक कर सकता हूँ। ये चीज़ आपको समझ में आई? बिल्कुल आपको समझ में आनी ही चाहिए, क्योंकि हमने इसे बहुत डिटेल में पढ़ रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। हम अभी एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैं आपको अगर दे दूँ आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा जेड, ठीक है, तो वो किसके बराबर होगा। मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, सेम ऑप्शन में आपको देता हूँ, माइनस का पूर्णांक जेड होगा, या फिर पाई बाई 2 प्लस पूर्णांक जेड होगा, या फिर माइनस पाई बाई 2 प्लस पूर्णांक जेड होगा, या फिर पाई माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होगा। ये मुझे बताइए। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ कर सकता हूँ, इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसे एक तरीके से लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे बीच में डॉट लगा दूँ तो आपको क्या दिख रहा है, एक प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। अगर डॉट में कोई भी संख्या है तो वो प्लस में लिख सकते हैं हम। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड को मैं इस तरीके से कर देता हूँ। अब मुझे ये बताइए, ये हमारी काल्पनिक संख्या है, आयोटा एक हमेशा काल्पनिक संख्या होती है। उसके लिए हमें ये देखना होगा कि हमें ये क्या दे रखा है। बी जो है वो हमारा क्या दे रखा है, 0 से बड़ा दे रखा है, क्योंकि आयोटा माइनस में दे रखा है, क्या नहीं दे रखा है, प्लस में दे रखा है, तो थीटा मेरा क्या हो जाएगा, वो 0 से हमेशा बड़ा होगा, और पाई बाई 2 मेरा यहाँ पे आंसर होगा। तो इसे मैं क्या ये लिख सकता हूँ, पाई बाई 2 प्लस पूर्णांक ऑफ जेड में इसे लिख सकता हूँ। तो ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी, इसका हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। चलिए, अगर मैं यहाँ पे माइनस का आयोटा जेड कर दूँ, इसका कोणांक मुझे निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा। यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगा, वो मेरी प्रॉपर्टी इस तरीके से होगी। यहाँ पे मैं माइनस का आयोटा कर सकता हूँ, प्लस ये प्रॉपर्टी मेरी प्लस वाली लग गई क्योंकि यहाँ पे डैश है, हमने प्रॉपर्टी पहले पढ़ रखी है। इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, जब b हमारा 0 से छोटा होगा तो हमें कोण जो मिलेगा वो माइनस का पाई बाई 2 मिलेगा, और इसे मैं इस तरीके से वापस रिपीटेड लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसे अगर आपके ऑप्शन में 3 पाई बाई 2 दे रखा है तो इसे 3 पाई बाई 2 भी आप लिख सकते हैं। ये दोनों ही सही है, आपको अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं, पूर्णांक ऑफ z प्लस z का बार क्या होगा। मैं ऑप्शन देता हूं आपको, 0 ऑप्शन बी आपका है, पाई बाई 2 ऑप्शन सी आपका है, माइनस पाई बाई 2 ऑप्शन डी आपका है, पाई बाई 4 या 3 पाई बाई 4। चलिए अब आप अपना पिछला जो भी आपने पढ़ रखा है उससे याद करने की ज़रूरत है। जब मैंने आपको लिखवाया था कि z प्लस z का बार हमेशा हमें 2 रियल नंबर ऑफ z प्राप्त होगा, ये प्रॉपर्टी हमने सबसे पहले पढ़ी है और सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने यही पढ़ी है, ठीक है। तो z प्लस z का बार हमेशा हमें 2 इंटू रियल नंबर ऑफ z मिलेगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि कोणांक ऑफ मुझे किसका ज्ञात करना है, 2 रियल नंबर ऑफ z मुझे ज्ञात करना है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, आपको ये तो पता ही होगा कि रियल नंबर्स के लिए हमेशा मुझे यहाँ पे अगर a मेरा बड़ा होगा 0 से तो मुझे थीटा बराबर हमेशा 0 डिग्री मिलेगा, और a हमारा छोटा होगा 0 से तो हमें थीटा बराबर हमेशा पाई मिलेगा। लेकिन आप ये दे सकते हैं, हमें यहाँ पे प्रॉपर तरीके से नहीं दिखाया गया है कि हमें आंसर माइनस में मिलेगा या फिर प्लस में मिलेगा, ठीक है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हम हमारे ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। यहाँ पे देखिए पाई का कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दे रखा है, हम चलेंगे इस ऑप्शन के साथ, हमें 0 हमारा राइट आंसर नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पे पाई होता तो 0 नहीं दिया होता, अगर ऑप्शन में 0 और पाई दोनों दिया होता तो ये क्वेश्चन डिलीट हो चुका होता, राइट। या फिर ये दे सकता है 0 और पाई, फिर बी में आपको कुछ और ऑप्शन दे दिया होता तो ये चीज़ और भी चल सकती थी। आपको ये चीज़ समझ में आई? बिल्कुल आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो हम 0 की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए
वैसे ही मैंने आपको कोणांक के बहुत सारे क्वेश्चंस बताए, कोणांक के क्वेश्चंस इसी तरीके से आपका पीछा करेंगे और आपको इनसे थोड़ा सा तेज़ भागना होगा। चलिए इसी तरीके का एक क्वेश्चन और रहते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z का बार अगर है तो इसका आंसर क्या होगा। मैं यहाँ पे ऑप्शन देता हूँ आपको, एक तो 0 डिग्री, बी में आपको देता हूँ पाई, सी में आपको देता हूँ प्लस माइनस पाई बाई 2, डी में आपको देता हूँ पाई बाई 4 या 3 पाई बाई 4। जब मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखवाई थी, पिछली प्रॉपर्टी आपको याद करनी होगी, तो इसके हिसाब से जब z में से z बार को हटाया जाता है तो मुझे 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z मुझे मिलता है। ठीक है, तो इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब मुझे दो कंडीशन यहाँ पे मिलेंगी, अगर मेरा b छोटा है 0 से और हमारा b बड़ा होगा 0 से, ये दो ऑप्शन हमें मिल सकता है। अगर बड़ा है 0 से तो हमें थीटा बराबर पाई बाई 2 मिलेगा, अगर छोटा है तो थीटा बराबर माइनस पाई बाई 2 मिलेगा। तो हम देखिए हमारे ऑप्शन नंबर सी में हमें प्लस और माइनस दोनों का ऑप्शन दे रखा है और पाई बाई 2 दे रखा है, तो मैं ये कह सकता हूँ ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें आगे बढ़ना है। चलिए इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ आगे, कोणांक ऑफ z का बार मॉड्यूलस दे रखा है मैंने इधर, ये किसके बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में आपको देता हूँ 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी में आपको देता हूँ पाई बाई 2, ऑप्शन नंबर सी में आपको देता हूँ माइनस पाई बाई 2, ऑप्शन नंबर डी में आपको देता हूँ पाई। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। जब आपने देखा होगा कि हमें यहाँ पर सॉल्व करने के बाद जब हम मापांक सॉल्व करते हैं तो हमें हमेशा क्या मिलता है, एक रूट में हमें कोई भी संख्या मिल जाती है, मतलब कि हमें कोई रियल नंबर मिलेगा। राइट, क्या मिलेगा, हमें रियल नंबर मिलेगा। और एक चीज़ और, यहाँ पे हमें माइनस की संख्या नहीं मिल सकती है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। अगर ए बी में कोई भी माइनस का भी होता तो हमें हमेशा प्लस की संख्या ही मिलती और रूट के आगे कभी माइनस नहीं लगता। राइट, ये हमारी कंडीशन है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें यहाँ पे जो मिलेगा वो ए मिलेगा और ए जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा 0 से, क्योंकि हमेशा प्लस की डिजिट ही हमें यहाँ पे मिलेगी। या तो वो रूट में होगी, यहाँ पे क्या होगी, माइनस के रूट में तो नहीं हो सकती, या तो नॉर्मल संख्या होगी या फिर रूट होगी। तो हम ये कह सकते हैं रियल नंबर के हिसाब से कि जब ए बड़ा होगा 0 से तो हमें थीटा बराबर 0 डिग्री प्राप्त होगा।